नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, ज्योग्राफी की इस क्लास में आपका स्वागत है। आपके हाफ ईयरली के एग्जाम हैं वो 20 तारीख से शुरू हो रहे हैं। उससे पहले यदि आपको ऐसा डर लग रहा है कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे या फिर मेरे बराबर तैयारी नहीं हुई है, तो आप चिंता मत कीजिए, मेरे साथ में बने रहिएगा। मैं आज ज्योग्राफी के भारत वाली बुक के 9 चैप्टर का जो सारे प्रकार के क्वेश्चन का फॉर्मेट होता है, जैसे वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हो गए, रिक्त स्थान वाले हो गए, अति लघुरात्मक हो गए, लघुरात्मक हो गए, निबंधात्मक हो गए, सारे प्रकार के क्वेश्चनों का एक ऐसा संकलन लेके आया हूं जिसमें से 99% क्वेश्चन है जो आपको इसमें से मिलने वाले हैं। यदि आपको विश्वास नहीं होता है तो आप पिछले साल के बोर्ड के पहले मैंने एक दिन वीडियो डाला है मैराथन क्लास वाला, और उसको देख लेना, और फिर उसके बाद में बोर्ड पेपर को देख लेना। सारे क्वेश्चन उसमें से मिले थे। 94% क्वेश्चन है उस उसमें से मिले, केवल और केवल 2 नंबर का एक क्वेश्चन था वो उसमें से नहीं मिला था। लेकिन अभी इसमें मैं गारंटी देता हूं आपको सारे क्वेश्चन है वो इसमें से आपको मिल जाएंगे। आपको क्या करना है, इन क्वेश्चनों को तो 100% याद कर लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है अपने पहले अध्याय का नाम है जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि एवं संगठन, जिसके अंदर पहले क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, भारत की पहली जनगणना है वो किस वर्ष प्रारंभ हुई थी। भारत की पहली जनगणना, इसके संदर्भ में 2 क्वेश्चन आते हैं। एक तो पहली जनगणना पूछते हैं और फिर दूसरा पूछते हैं कि जो दशकीय जनगणना है वो कब से शुरू हुई थी। पहली जनगणना का पूछे तो आप इसमें क्या लिखोगे, 1872 लिखोगे, 1872। और वो कौन से ऑप्शन में है, तो ये रहा, इसका आंसर ये होगा 1872। ये भी गलत है, ये भी गलत, ये भी गलत। और वो आप कमेंट में बताइए कि दशकीय जनगणना है वो कब से शुरू की गई है, कमेंट कीजिएगा इसको। आगे चलते हैं। फिर उसके बाद में अगला दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व है वो सबसे कम है। अवसर दिए हुए हैं, इनमें से ऐसा कौन सा राज्य है जिसका जनसंख्या घनत्व है वो सबसे कम है। असम नहीं हो सकता, इसका जनसंख्या घनत्व कम। फिर उसके बाद में पंजाब का भी नहीं हो सकता और राजस्थान का भी नहीं हो सकता। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कम है, और कितना है बताइए मेरे को, आप कमेंट कीजिएगा इसको भी। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है वो सबसे कम है, और कितना कम है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर इसका जनसंख्या घनत्व है, किसका, अरुणाचल प्रदेश का। अब ये तो मैंने बता दिया। अब आप ये बताइए मेरे को, राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है, राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसका घनत्व भी 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, वो आप कमेंट में कीजिएगा। फिर उसके बाद में भारत सरकार ने किस वर्ष कौशल विकास उद्यमिता नीति बनाई थी। क्या ऑप्शन है इसके, भारत सरकार ने किस वर्ष कौशल विकास की उद्यमिता नीति बनाई थी, 2014 में या 2010 में, 2000 में या 2015 में। तो इसका आंसर होगा 2015 में। युवा विकास नीति है वो कब बनाई थी, आप मेरे को वो बताइए। मैंने आपको बता दिया कि किस वर्ष कौशल विकास नीति है वो उद्यमिता नीति बनाई गई, तो वो कौन से, इसका आंसर होगा 2015। अगला क्वेश्चन है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत के विशालतम भाषाई समूह है। भाषाई समूह, अब इसमें आप क्यों कंफ्यूज होते रहेंगे, भाषाई समूह और भाषा परिवार ऐसे करके आप कंफ्यूज हो सकते हैं। केवल भाषाएं पूछे तब तो वो होती है, हिंदी है, अंग्रेजी हो गई, और भी कई प्रकार की भाषाएं हैं। भारत के अंदर कितनी अनुसूचित भाषाएं हैं, उन सभी के बारे में बात करता है। लेकिन भाषाई समूह की बात करता है तो इसके अंदर आते हैं तिब्बती, चीनी तिब्बती हो गए, द्रविडियन हो गए, और उसके बाद में अगला ऑप्शन क्या दिया है, आस्ट्रिक या फिर भारतीय आर्य। क्या क्वेश्चन था अपने, निम्नलिखित में से कौन सा समूह भारत का विशालतम भाषाई समूह है। भारत का विशालतम भाषाई समूह है वो है भारतीय आर्य। भारतीय आर्यों का जो सबसे अधिक संख्या है वो भारत के अंदर पाई जाती है, आंसर होगा इसका। फिर उसके बाद में अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या है वो सर्वाधिक है। निम्नलिखित में से वो कौन सा राज्य है जिसकी जनसंख्या सर्वाधिक है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या राजस्थान। तो सबसे, इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है वो सबसे अधिक है। तभी अपन देखते हैं कि अधिकतर जो प्रधानमंत्री पद के दावेदार होते हैं वो चुनाव कहां से लड़ते हैं, उत्तर प्रदेश से लड़ते हैं। क्यों, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि यदि उस क्षेत्र से लड़ेंगे तो
तो हमारे को वोट बैंक है वो अधिक मिलेगा, इस वजह से। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समयावधि में भारत में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई? जनसंख्या वृद्धि है वो ऋणात्मक दर्ज की गई है, वो कौन सी समयावधि है? तो पहला है 1901 से लेकर 1911, नहीं इसमें नहीं है। फिर है 1961 से 1971, इसमें भी नहीं है। और 1911 से लेकर के 1921, सही बात, ये वाला ऑप्शन है वो आपके सही रहेगा। 1911 से लेकर के 1921 के बीच में जनसंख्या वो वृद्धि है वो कैसी दर्शाई गई है भारत के अंदर? ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि। इसका क्या कारण था कि उस समय भारत के अंदर अकाल एवं महामारी जैसी समस्या उत्पन्न हो गई थी, हैजा और ऐसी बीमारी आई थी जिससे लोगों की मरने की संख्या है वो बढ़ गई थी। इस वजह से भारत के अंदर ये जो दशकीय वृद्धि दर वाला सत्र है, इसके बीच में जनसंख्या वृद्धि है वो ऋणात्मक दर्ज की गई। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, हाँ क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दशकीय समावधि को भारत में जनसंख्या विस्फोट के रूप में जाना जाता है? भारत का ऐसा कौन सा जनसंख्या जो समयावधि है, दशकीय समावधि जिसमें जनसंख्या विस्फोट हुई थी? तो उसका आंसर रहेगा आपका 1901 से 21, इसमें तो क्या हुई थी? ऋणात्मक वृद्धि, 1 से नहीं 11 से, ये गलत लिखा हुआ है। फिर उसके बाद में 1921 से लेकर के क्या लिखा हुआ होगा, कुछ भी, अगर अगला है 1951 से लेकर के 1981, ये आपका सही आंसर है। 1951 से लेकर के 81 में भारत का जनसंख्या विस्फोट दर्ज की थी। विस्फोट का अर्थ है अत्यधिक तेज गति से जनसंख्या का वृद्धि होना। वो दशक कौन सा था? 1951 से लेकर के 1981। फिर आगे चले रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन में। क्वेश्चन है, भारत का जनसंख्या घनत्व कितने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है? तो इसका आंसर है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 382 व्यक्ति, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर 2011 के अनुसार। फिर उसके बाद में भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कौन से राज्य का है? बताइए, आप बताइए, इसका आंसर बताइए। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसका जनसंख्या घनत्व है, 2011 के अनुसार पूछ रहा हूं, जिसका जनसंख्या घनत्व है वो सर्वाधिक है? कितना है? तो उसका आंसर होगा आपका बिहार राज्य, जिसका जनसंख्या घनत्व है वो सबसे अधिक है। कितने हैं वो आप इसके अंदर लिखिएगा। फिर उसके बाद में अगला चलते हैं, भारत की वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? भारत में वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितने प्रतिशत है? तो इसका आंसर है 1.64%। 1.64% जनसंख्या है वृद्धि दर है, जो कैसी है? वार्षिक वृद्धि दर। अब आपको बताना है मेरे को दशकीय वृद्धि दर। दशकीय वृद्धि दर वाला आप क्वेश्चन, इसका आंसर बताइएगा। दशकीय वृद्धि दर का कितनी है वो भी लगभग, नहीं आप कमेंट करके बताइए, नहीं मैं नहीं बताऊंगा, आप कमेंट करके मेरे को बताइएगा। वर्तमान में किशोरों 10 से 19 वर्ष की आयु वर्ग का अंश कितने प्रतिशत है भारत में? तो इसका आंसर होगा 20.9%। 20.9% है वो जिसकी जनसंख्या है वो 10 से लेकर के 19 वर्ष की आयु के बीच में। देश की कुल जनसंख्या का 68.8% भाग गांवों में निवास करता है। कहां निवास करता है? गांवों में। इसका मतलब कैसी जनसंख्या है? ग्रामीण जनसंख्या है। ग्रामीण जनसंख्या कितने प्रतिशत? 68.8। अब आप मेरे को ये बताइए कि नगरीय कितनी है? नगरीय कितनी है? बस सिंपल सा क्वेश्चन है। 100 में से 68.8 को घटा दीजिएगा, क्या आ जाएगी? नगरीय आ जाएगी। अगला है, भारत की पहली संपूर्ण जनगणना है वो कौन से वर्ष में संपन्न हुई थी? पहले क्वेश्चन में ये क्वेश्चन अपन ने पूछा था कि भारत के अंदर जो संपूर्ण जनगणना है वो कब से शुरू की गई थी? तो उसका आंसर होगा 1881 से। आ गया आपका आंसर 1881। भारत की पहली जनगणना तो कब से हुई थी? 1872। पहली जनगणना हुई थी 1872 में। पहली 1800
81 के अंदर हुई थी संपूर्ण जनगणना। ठीक है, याद रखना ये वाला कॉलम। आगे है महिला श्रमिकों की संख्या सेक्टर में अपेक्षाकृत अधिक है। महिला श्रमिक है वो कौन से सेक्टर में सर्वाधिक है? तो प्राथमिक सेक्टर में महिला श्रमिकों की संख्या है वो सर्वाधिक है। उसके बाद में भारत की जनसंख्या तथा विश्व में स्थान है। भारत की जनसंख्या वो 121 करोड़ है तथा विश्व में इसका कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। पहला चीन का है और उसके बाद में भारत का नंबर लगता है। हालांकि अभी यदि भारत की जनगणना होती तो भारत पहले स्थान पर पहुंच जाता, लेकिन भारत की जनगणना अभी तक नहीं हुई है, तब तक ये क्या है? दूसरा स्थान भी लिखा जाएगा। आगे है क्वेश्चन, लघुत्मक क्वेश्चन में जेंडर संवेदनशीलता क्या है, इसको समझाइए। हाँ, जेंडर संवेदनशीलता मानव विशेष रूप से जेंडर के आधार पर होने वाले भेदभाव, अलगाव, बहिष्कार से होने वाले दुष्प्रभावों को ध्यान में रख करके राष्ट्र, सरकार और समाज द्वारा अनेक प्रयास किए जा रहे हैं जिससे जेंडर संवेदनशीलता के प्रति बढ़ावा दिया जा रहा है। समाज के सभी जेंडरों के लिए अलग अलग निर्धारित की जाती है जो सामाजिक भेदभाव, अलगाव तथा बहिष्कार का आधार बन जाती है। ये एक अपराध है, इसलिए सभी के लिए समान शिक्षा, रोजगार, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, सम्मान, कार्य के प्रति सम्मान, वेतन, समान जीवन जीने के अवसर सभी को मिले, इसके लिए प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय स्तर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सामाजिक आवश्यकता है, राष्ट्रीय अभियान चलाया जा रहा है। जेंडर संवेदनशीलता होती यह है कि जेंडर के आधार पर भेदभाव, लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव किया जा रहा है तो वो जेंडर संवेदनशीलता के अंतर्गत आता है और उसको हटाने के खूब सारे प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके अंदर मैंने एक उदाहरण लिख दिया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसमें रखना यह है कि किसी भी प्रकार से उनसे सामाजिक भेदभाव नहीं होना चाहिए, अलगाव नहीं होना चाहिए। समान कार्य कर रही है, भले महिला करो भले पुरुष करो, तो उनको समान वेतन मिलना चाहिए। उसके अलावा समान शिक्षा मिलनी चाहिए, समान रोजगार के अवसर मिलने चाहिए, समान राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। ये होती है जेंडर संवेदनशीलता। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषि सेक्टर के श्रमिकों के अनुपात से में हो रही लगातार कमी का प्रमुख कारण क्या है? कौन से सेक्टर में कमी हो रही है? कृषि सेक्टर में। पढ़ते हैं इसमें, भारत के कुछ दशकों से कृषि सेक्टर के श्रमिकों के अनुपात में लगातार कमी आ रही है। 2001 में 58.2% से घट करके 2011 में 56.6% कृषि सेक्टर के श्रमिक द्वितीय एवं तृतीय सेक्टर की ओर सहभागिता बढ़ा रहे हैं। कारण क्या है? जो कृषि सेक्टर है वो प्राथमिक सेक्टर के अंदर आता है, प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है और सारे लोग यही चाह रहे हैं कि हम द्वितीय एवं तृतीय क्रियाकलाप की ओर आगे बढ़े। इस वजह से इन कृषि सेक्टर को छोड़ करके लोग हैं वो द्वितीय क्रियाकलाप तथा तृतीय क्रियाकलाप की ओर बढ़ रहे हैं। उसके अलावा भी और भी कई कारण है, कृषि का अलाभकारी होना और कृषि का मानसून पर निर्भर होना, ये बहुत सारे कारण है। ऋणग्रस्तता है, आगे अपन पढ़ेंगे कि भारतीय कृषि की समस्या है। तो इस वजह से भारत में लोग हैं वो कृषि सेक्टर को छोड़ करके अब आगे दूसरे द्वितीय एवं तृतीय सेक्टर में बढ़ रहे हैं। हाँ, जिसका मुख्य कारण है कृषि भूमि की उपलब्धता, नगरीय औद्योगिकरण हो गया है, उसके अलावा वर्षा की अनियमितता हो गया, भूमि जल स्तर का लगातार गिरना हो गया, कृषि का अलाभकारी होना। ये सेम क्वेश्चन मैंने सेम आंसर है बता दी। अब अगला क्वेश्चन है, मुख्य श्रमिक तथा सीमांत श्रमिक में अंतर क्या है? मुख्य श्रमिक वो होता है जो लगभग 183 दिन, कितने दिन? 183 दिन या फिर 6 माह से अधिक कार्य करें तो हो जाएगा मुख्य श्रमिक। और सीमांत श्रमिक वो होता है जो 183 दिन से कम या 6 माह से कम कार्य करता है, वो होता है सीमांत श्रमिक। पढ़ लेते हैं क्या है मुख्य श्रमिक। वो व्यक्ति जो एक वर्ष में कम से कम 183 दिन या इससे अधिक कार्य करता है। मुख्य श्रमिक तो कौन सा होता है? जो 183 दिन या इससे अधिक कार्य करेगा वो मुख्य श्रमिक है। फिर उसके बाद में सीमांत श्रमिक, वो व्यक्ति जो एक वर्ष में 183 दिन से कम कार्य करता है वो होता है सीमांत श्रमिक होता है।
जो 183 दिन से कम कार्य करेगा वो सीमांत श्रमिक है, और 183 दिन से अधिक कार्य करेगा वो हो जाएगा मुख्य श्रमिक। इसमें आपको 6 माह भी लिख सकते हो। 6 माह से अधिक कार्य करने वाले व्यक्ति को मुख्य श्रमिक कहा जाता है, तो 6 माह से कम कार्य करने वाले व्यक्ति को सीमांत श्रमिक कहा जाता है। फिर अगला है चौथा क्वेश्चन, जनसंख्या के व्यावसायिक संगठन से आप क्या समझते हैं? जनसंख्या का व्यावसायिक संगठन है, उसको उससे क्या समझते हो? और ये क्वेश्चन इस प्रकार का क्वेश्चन था वास्तव में कि पिछली बार बोर्ड में आया था, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इसको पूछने का तरीका थोड़ा चेंज कर दिया था। उन्होंने क्या पूछा था, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के अंदर व्यावसायिक संगठन को समझाइए। और यहाँ वो बच्चे लगभग 95% बच्चे थे वो कंफ्यूज हो गए थे, जिनको आते हुए भी क्वेश्चन को आंसर को गलत कर बैठे। तो ये 2011 की जनगणना के अनुसार ये रहा, ये क्वेश्चन था, ये जो हेडिंग थी, ये लाइन थी, क्वेश्चन ये था, इसी को इस लाइन से क्वेश्चन बनाया हुआ था। 2000 जनगणना के अनुसार श्रमजीवी जनसंख्या को कितने भागों में बांटा गया है? बच्चे सारे के सारे मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिक लिख के आ गए, जबकि क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, व्यावसायिक संगठन का पूछ रहा। तो 4 भागों में बांटा गया है, एक कृषक और दूसरा कृषि मजदूर, घरेलू औद्योगिक श्रमिक और अन्य श्रमिक। इसलिए मैं बोलता हूं कि जहां आपको लग जाए डाउटफुल क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन लग जाए कि इसमें हो सकता है कि कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, तो उस हेडिंग से संबंधित जितने भी आपने पढ़ रखे हैं, भले ही एक पेज भर जाए, छोटा 1.5 नंबर का क्वेश्चन है और आपको लग रहा है या तो अपने नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से बीच में थोड़ी क्लास रोकनी पड़ी। वापस से जनसंख्या के व्यावसायिक संगठन पे आते हैं। इस व्यावसायिक संगठन के अनुसार अपन ने पढ़ लिया था कि जनसंख्या के 2011 की जनगणना के अनुसार एक कृषक परिवार होता है, और दूसरा कृषि मजदूर, दूसरा फिर उसके बाद तीसरा घरेलू औद्योगिक श्रमिक है, चौथा है अन्य श्रमिक। इस प्रकार से टोटल 4 भागों में बांटा गया। आपकी किताब में, बुक में, आपके जो इधर साइड के पेज है, उस पेज के नीचे कॉलम बना करके एक ये वाली हेडिंग लिखी हुई है। आप उनको देखना, भले मत देखना, लेकिन मेरे साथ में इन क्वेश्चनों को याद जरूर कर लें। और एक बात और ध्यान रख के सब्सक्राइब जरूर कर लो भाई। आगे आने वाले जो पेपर के सॉल्यूशन है वो सबसे पहले सबसे तेज मैं ही देने वाला हूँ, सभी सब्जेक्ट के, कक्षा 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, किसी भी क्लास का, किसी भी सब्जेक्ट का सबसे पहले सबसे तेज पेपर सॉल्यूशन चाहिए तो मेरे को सब्सक्राइब करके रख देना। धन्यवाद। फिर उसके बाद में अगला 5वां क्वेश्चन है, वो है भारत में धार्मिक संगठन पर वितरण लिखिए। भारत का जो धार्मिक संगठन है, इसमें ज्यादा याद करने वाली बात है नहीं। 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदू है वो 79.8% है, जिसमें से जम्मू कश्मीर, भारत पाकिस्तान सीमा, बांग्लादेश की सीमा, उत्तरी पूर्वी राज्यों को छोड़ करके भारत के अंदर 70% में से 90% जनसंख्या है वो हिंदुओं की पाई जाती है। फिर उसके बाद में दूसरा जो मेजर जनसंख्या है वो मुस्लिमों की है, 14.2%। फिर ईसाई आते हैं, और फिर उसके बाद में सिख लोग हैं, बौद्ध है, जैन है, और उसके अलावा अभी अन्य कई। तो ये जो धार्मिक संगठन है, इसमें इस क्वेश्चन में तो आपको तकलीफ नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं? इस जनसंख्या वृद्धि के 2 प्रमुख कारण लिखिए। जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं और इसके 2 प्रमुख कारण लिखने। जनसंख्या वृद्धि वो होगी एक निश्चित समयावधि में और निश्चित स्थान में, निश्चित समयावधि, निश्चित स्थान में जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि है। अब जरूरी नहीं है कि वो धनात्मक हो या फिर ऋणात्मक में। तो अब इसको लाइन में समझते हैं कि निश्चित स्थान क्या लिखा हुआ है, निश्चित स्थान, निश्चित क्षेत्र, बोल दे बोले, और उसके बाद में लिखा हुआ है निश्चित समय। एक तो निश्चित स्थान लिखा हुआ है, दूसरा निश्चित समय अंतराल में होने वाले जनसंख्या की परिवर्तन। अब वो जनसंख्या परिवर्तन में वो धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, वो क्या कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। और इसके 2 प्रमुख कारण है। भारत में ग्रामीण एवं कमजोर शैक्षणिक स्तर वाले राज्यों में पुरुष प्रधान समाज की धारणा को लगातार जनसंख्या वृद्धि हो रही है। भारत के अंदर जो लोग हैं, पुरुष प्रधान समाज है, उसके कारण जो जिनका शैक्षणिक स्तर कम है, उसके कारण जनसंख्या वृद्धि है वो हो रही है। और दूसरा कारण है भारत के अंदर अशिक्षा है, और ये भी जनसंख्या वृद्धि का एक प्रमुख कारण है। आगे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लगभग
एक पार्ट में अपन 20 मिनट देंगे और उस 20 मिनट से आपके है वो क्वेश्चन आ जाएंगे। तीसरा अपन ने एक और कारण लिखा है जनसंख्या वृद्धि का। भारत के कुछ राज्यों में प्रवास भी जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण है। जनसंख्या वृद्धि का एक प्रवास भी कारण है कुछ राज्यों में, क्योंकि अधिकतर लोग है वो रोजगार के उपलब्धता वाले क्षेत्रों में और अन्य और भी कई कारण जिस वजह से प्रवास करते हैं। अगले पार्ट में अपन पढ़ेंगे प्रवास क्या है, क्यों करते हैं प्रवास। फिर आते हैं जनसंख्या विस्फोट की प्रावस्था पर टिप्पणी लिखी है। भारत के अंदर जनसंख्या विस्फोट की बात है ना, तब ये वाला सन लिख देना 1951 से लेकर के 1981 भारत के अंदर जनसंख्या विस्फोट की अवस्था है। इस अवधि में जनसंख्या की वृद्धि है वो बहुत तेज गति से बढ़ती। इस अवधि में उच्च प्रजनन दर यानी कि जन्म दर क्या हो गई, उच्च हो गई। फिर मृत्यु दर में क्या आ गई, तीव्र गति से कमी आई। मृत्यु दर में तीव्र गति से कमी आने के कारण औसत जो वार्षिक जनसंख्या थी वो जनसंख्या वृद्धि कितनी हो गई, 2.2%। इस वजह से भारत के अंदर जनसंख्या वृद्धि है वो बढ़ गई थी। अभी कितनी है, 1.64 वार्षिक वृद्धि दर है 1.64%, जबकि उस समय 1951 से लेकर 1981 तक ये हुई थी 2.2% हो गई थी, जिस वजह से भारत के अंदर जनसंख्या वृद्धि दर है वो बढ़ गई और इस सत्र को क्या बोला गया, जनसंख्या विस्फोट का काल बोला गया। इस समय अवधि में जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि उच्च रहने के साथ ही पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश से आने वाले प्रवासियों की संख्या भी क्या हुई थी, अधिक। इस समय बहुत ज्यादा अपने भारत के पड़ोसी देश हैं उनमें राजनीतिक अस्थिरता फैल गई। इस वजह से खूब सारे लोगों माइग्रेट होकर के भारत के अंदर शरणार्थी बनकर के रहने लगे। इस वजह से भी इस इन समयावधि में जनसंख्या वृद्धि हुई। फिर मैंने शुरुआत में आपको क्वेश्चन बोला था, राष्ट्रीय युवा नीति 2014 पर टिप्पणी लिखी। राष्ट्रीय युवा नीति कब चलाई गई, 2014 में चलाई गई। इस पर क्या टिप्पणी है, युवाओं को कुशल बनाने के लिए क्या है, पढ़ते हैं अपन। भारत के युवाओं को समग्र दूरदृष्टि प्रस्ताव रखती है। देश के युवाओं को अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए सक्षम बनाना है। भारत उनके द्वारा भारत के राष्ट्रीय समूह को उचित स्थान प्रदान करने में लिए सक्षम है। भारत के युवाओं को कुशल श्रमिक बनाना है और उनको ऐसा सक्षम बनाना है कि वो सारे काम अपने खुद से कर सके। इस वजह से ये योजना चालू की गई, भारतीय युवा नीति 2014। राष्ट्रीय युवा नीति 2014 में 15 से 29 वर्ष के आयु समूह को युवा परिभाषित किया गया। याद रखना, युवा किसको कहा गया है, 15 से 29 वर्ष की आयु वाले को लोगों को क्या बोला गया है, युवा बोला गया है। इन सभी को सक्षम बनाने के लिए ये योजना चलाई गई। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या वितरण में जलवायु की भूमिका बताइए। जलवायु है वो जनसंख्या वितरण को किस प्रकार प्रभावित करती है या फिर उसकी क्या भूमिका है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में जलवायु प्रभावी कारक है। भारत के अंदर अनुकूल जलवायु वाले क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक निवास करती है, जबकि प्रतिकूल जलवायु वाले क्षेत्रों में जनसंख्या कम निवास करती है। अनुकूल जलवायु उत्तर प्रदेश है, बिहार है, इन क्षेत्रों के अंदर मैदानी भाग है जहां ना तो ज्यादा अधिक गर्मी है न ज्यादा सर्दी है, तो ये ऐसी जलवायु वाला क्षेत्र है। इस वजह से वहां लोग तो क्या निवास करते हैं, अधिक। और बाकी वाले क्षेत्र जहां पर जैसे लद्दाख वाला भाग ऋतु अधिक शीत ऋतु पाई जाती है और इस वजह से वहां लोग कम निवास करते हैं। भारत का जो राजस्थान का मरुस्थल है उस मरुस्थलीय भाग में भी अधिक गर्मी होने से वहां लोग कम निवास करते हैं। तो जलवायु भी क्या प्रभावित करती है, लोगों की जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करती है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है। जो सारे तत्व जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करेंगे ना, वो सारे के सारे जनसंख्या वितरण को भी प्रभावित करेंगे। ध्यान रखना, जनसंख्या वितरण और घनत्व के कारक एक ही है। फिर भारत के कुछ राज्यों में अन्य राज्यों की अपेक्षा श्रम सहभागिता दर उच्च होने के प्रमुख कारण लिखने। श्रम सहभागिता दर है वो कुछ राज्यों में अधिक, यानी कि वहां काम करने वाले लोग श्रमिकों की संख्या अधिक है। उसका कारण क्या है, भारत के अनेक भौतिक स्वरूप जलवायु उच्चावच विस्तृत भौगोलिक भाग है। इसमें अनेक राज्यों में विभिन्न भिन्नताएं पाई जाती है। कुछ राज्यों में श्रम सहभागिता उच्च होने के कारण निम्नलिखित है। भारत के अंदर गुजरात, महाराष्ट्र राज्यों में द्वितीयक एवं तृतीयक व्यवसाय में को पूर्ण करने के लिए अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। इन राज्यों की श्रम सहभागिता अधिक है क्योंकि गुजरात एवं महाराष्ट्र में सबसे अधिक औद्योगिक कार्य किया जाता है। उसके अलावा तृतीयक क्रियाकलाप भी अधिक किया जाता है और उनके लिए किसकी जरूरत रहती है, अधिक श्रमिकों की जरूरत रहती है। इस वजह से यहाँ श्रम सहभागिता दर है वो अधिक रहती है। उसके अलावा भारत के पहाड़ी एवं मरुस्थलीय क्षेत्रों में राज्यों में व्यवसायिक क्रिया कम होती है। यहाँ पर जो भी पहाड़ी भाग है या फिर ऐसे भाग जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, इनमें व्यवसायिक क्रियाएं यानी कि प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक, पंचम क्रियाकलाप है, ये क्रियाकलाप कम रहते हैं। इन वजह से यहाँ की श्रम सहभागिता दर कैसी पाई जाती है, निम्न या कम पाई जाती है। अगला है, पिछले दशकों में भारत में नगरीय जनसंख्या में तीव्र गति से बढ़ने के कारण लिखने। क्यों बढ़ी है नगरीय जनसंख्या,
उसका कारण है, तो ये भी पढ़ते हैं। हाँ, पिछले दशकों में भारतीय नगरीय जनसंख्या वृद्धि पर आर्थिक विकास, स्वास्थ्य संबंधी दशाओं के कारण सुधार से तेजी से बढ़ी है। भारत में जो नगरीय जनसंख्या वृद्धि है, आर्थिक विकास, लोगों के अंदर अधिक पैसे कमाने की इच्छा है, इस वजह से वो नगरों की ओर बढ़ रहे हैं अधिकतर लोग। आर्थिक विकास की वजह से भी स्वास्थ्य सेवाएं, नगरों के अंदर बहुत सारी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो जाते हैं, इस वजह से वहां लोग अधिक निवास करना चाहते हैं। उसके अलावा भी और भी सारी मनोरंजन की सुविधाएं, सारी सुख सुविधाएं या फिर शिक्षा है, सभी सुख सुविधाएं नगरों में उपलब्ध हो जाती है, इसलिए सारे लोग नगरों की तरफ बढ़ने के लिए बढ़ रहे हैं, और इस वजह से भारत के अंदर नगरों की जनसंख्या तेज गति से बढ़ रही है। फिर जनसंख्या वृद्धि से क्या अभिप्राय है? जनसंख्या वृद्धि के घटक। जनसंख्या वृद्धि से अपन ने पहले ही पढ़ लिया था, जनसंख्या वृद्धि उसे कहेंगे जो निश्चित समय अंतराल, निश्चित स्थान में के बीच में होने वाला जनसंख्या का परिवर्तन है, जनसंख्या वृद्धि होता है। वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। इसके दो घटक होते हैं, एक होता है प्राकृतिक घटक और दूसरा होता है अभिप्रेरित या फिर कृत्रिम बोल दे सकते हैं इसको। अभिप्रेरित घटक होता है, प्राकृतिक घटक के अंदर दो आते हैं, एक जन्म और एक मृत्यु। और अभिप्रेरित के अंदर आता है उत्प्रवास प्लस आप्रवास। आप्रवास का अर्थ होता है आना, किसी दूसरी जगह से लोग किसी स्थान पर आकर के बसते हैं तो आप्रवास हो जाता है। उत्प्रवास का अर्थ होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग जाते हैं तो क्या हो जाता है? उत्प्रवास। तो जनसंख्या वृद्धि के दो घटक है, दो कौन कौन से? प्राकृतिक, दूसरा होता है अभिप्रेरित। अभिप्रेरित में एक तो है उत्प्रवास, दूसरा है आप्रवास। उसके आगे भारत की जनसंख्या वृद्धि की प्रावस्थाओं पर टिप्पणी लिखी। भारत के अंदर जनसंख्या वृद्धि की एक प्रावस्था अपन ने पढ़ दी थी, जिसको अपन ने जनसंख्या वृद्धि का विस्फोट कहा था, लेकिन सारी चार प्रावस्थाएं हैं। कौन कौन सी प्रावस्थाएं हैं उसको पढ़ते हैं। पहली प्रावस्था 1901 से लेकर के 1921, ये स्थिर प्रावस्था है। कैसी? स्थिर जनसंख्या। इस समय न तो जनसंख्या बढ़ी थी न जनसंख्या घटी थी। क्या क्या कारण रहे हैं इसके बीच में? सुनो, 2011 से 21 के बीच में ऋणात्मक वृद्धि रही थी, और उसका कारण था उच्च जन्म दर एवं उच्च मृत्यु दर। कहां से? 1901 से लेकर के 1921 तक इस स्थिर प्रावस्था, और 1911 से 21 के बीच में ऋणात्मक वृद्धि हुई थी। अपन ने ये अपशिष्ट के अंदर क्वेश्चन पढ़ा था। इसका कारण था उच्च जन्म दर, जबकि मृत्यु दर भी क्या रही थी? उच्च। मैंने बताया था अकाल है, महामारी जैसे कारणों की वजह से जनसंख्या है वो ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी। फिर आता है दूसरी प्रावस्था 21 से लेकर के 51 तक, ये भी जनसंख्या की स्थिर वृद्धि वाला अवधि रही थी। यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार हुआ, जिससे मृत्यु दर में कमी आई। मृत्यु दर में कमी आने से धीरे धीरे जनसंख्या बढ़नी प्रारंभ हुई थी। फिर आते तीसरी 51 से लेकर 81, इसके बारे में जनसंख्या विस्फोट की अवधि, उसके कारण अपन ने पढ़ लिया। एक तो खूब सारे पड़ोसी देशों से शरणार्थी के रूप में लोग भारत के अंदर आए, और उसके अलावा भी भारत के स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार होने से जनसंख्या है वो वृद्धि हो गई। और तीसरी आती है ग प्रावस्था, इसके अंदर 51 से लेकर के 81 तक, यहाँ जनसंख्या तीव्र गति से ह्रास हुआ, मृत्यु दर का तीव्र गति से कम हुई, और जन्म दर है वो तेज गति से बढ़ी। ये पढ़ लिया अपन ने। चौथी की प्रावस्था है 81 से वर्तमान तक, इसमें जनसंख्या वृद्धि दर तो उच्च है, परंतु अब धीरे धीरे घटने लगी है। जनसंख्या वृद्धि दर अभी भी उच्च है, लेकिन अभी भी धीरे धीरे घटने लगी है। अगला अध्याय आता है अपन, लगभग एक अध्याय है वो 20 मिनट का रहेगा। अगला है अध्याय 2, मानव बस्तियां। क्या क्वेश्चन है पहला? आर्थिक वृद्धि के नोड के रूप में कार्य करते हैं। नोड का अर्थ जानते हो क्या होता है? नोड का अर्थ, नोड का अर्थ सीधे आप ऐसे समझ लो, चौराया। आर्थिक वृद्धि का चौराया कौन सा है? आर्थिक वृद्धि का चौराया है वो होता है नगर। आर्थिक वृद्धि के नोड के रूप में कार्य करता है नगर, गांव नहीं, संचार नहीं, ये नगर रहेगा, वो होगा आर्थिक वृद्धि के नोड के रूप में कार्य करेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से ग्रामीण बस्तियों का प्रकार है। ग्रामीण बस्तियों का कौन सा प्रकार है? गुच्छित ग्रामीण बस्तियों का प्रकार है? हाँ है। अर्धगुच्छित है? हाँ ये भी है। पल्लीकृत है? ये भी है। इसका मतलब इसका आंसर हो गया द, ये सभी, ये सभी। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ उसके बाद में? हाँ, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल नगरीय जनसंख्या कितने प्रतिशत? पहले अध्याय में मैंने क्वेश्चन बोला था, क्या बोला? भारत की ग्रामीण जनसंख्याओं के बारे में बताया गया था। अब ग्रामीण जनसंख्या अपन ने पढ़ ली, कितनी है बताओ आप कमेंट करके, क्योंकि अपन ने पहले पढ़ रखी है, वापस कमेंट करके बताओ कितनी लिखी है। अब उसके बाद में
अभी अपन पढ़ रहे हैं नगरीय जनसंख्या। कितनी है नगरीय जनसंख्या? तो इसका आंसर होगा 31.16%। 31.16% जनसंख्या है वो भारत की नगरीय जनसंख्या है। फिर उसके बाद में ग्रामीण बस्तियों से संबंधित होती है, क्या क्वेश्चन है पढ़ते हैं अपन इसको। हाँ, ग्रामीण बस्तियां संबंधित होती है किससे? प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं से, द्वितीयक आर्थिक क्रियाओं से, तृतीयक आर्थिक क्रियाओं से, चतुर्थक। बताओ भाई, ग्रामीण बस्तियां किन इनमें से कौन से क्रियाकलाप करती है? तो इसका सही आंसर होगा, आप टाइप कर दो, 1 2 3 4 में से कोई टाइप करना है, जल्दी से कर दो टाइप। हाँ, तो मैं बता देता हूं, इसका आंसर रहेगा 1, प्राथमिक क्रियाकलापों से संबंधित रहती है। प्राथमिक क्रियाकलापों से तो जो रहेगी वो ग्रामीण बस्तियां रहेगी, द्वितीय और तृतीय क्रियाकलापों से कौन सी रहेगी? नगरीय बस्तियां। फिर आते हैं अगला क्वेश्चन, नगला क्या है? तो बताइए भाई, नगला क्या है? नगला एक प्रकार के पल्लीकृत बस्ता जो बस्तियां हैं उसका स्थानीय नाम। और भी खूब सारे स्थानीय नाम है, ढाणी है, पल्ली है, पाना है, ये पल्लीकृत बस्तियों के स्थानीय नाम होते हैं। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सी एक विशेषता नगर की परिभाषा का अंग नहीं है? अच्छा, नगर की परिभाषा का अंग नहीं है, क्या है? जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। हाँ, ये सही है। फिर उसके बाद में नगर पालिका नगर निगम का होना, ये भी सही है। 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक क्रिया कार्यों से संलग्न होना और जनसंख्या का आकार 5000 से अधिक होना, ये बात सही है। लेकिन यहाँ ये गलती कर दी, प्राथमिक क्रियाओं से संलग्न होना लिखा हुआ ना, इसकी जगह बीच में ये लिखना था नहीं होना, बस इतना चेंज करना था। 75% जनसंख्या वो प्राथमिक क्रियाकलाप के अंदर नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन इसका मतलब ये हो गया, तीसरा है वो ऑप्शन है वो आपका सही होगा, इसका आंसर होगा। आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर होगा तीसरा आंसर। भाई ये परिभाषा में सम्मिलित नहीं था क्योंकि इसने गलत लिख दिया, होना बता दिया, इसकी जगह यदि नहीं होना लिखता तो भी ये भी सही होता। अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या है रिक्त स्थान? उपजाऊ जलोढ़ के मैदान व उत्तरी पूर्वी राज्यों में पाए जाने वाली ग्रामीण बस्तियां, गुच्छित बस्तियां हैं वो उत्तरी पूर्वी राज्यों में। इसके सारे याद कर लेना, कौन सी बस्तियां कौन से भारत के ऐसे कौन से क्षेत्र के अंदर पाई जाती है। बाकी अभी मैं बताता जाऊंगा तो आपको याद हो जाएगी। तो भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में गुच्छित बस्तियां पाई जाती है। भारत के कौन से राज्यों में? उत्तरी पूर्वी राज्यों में गुच्छित बस्तियां पाई जाती है। भारत की ग्रामीण बस्तियों को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका आंसर होगा 4 भागों में बांटा गया है। नगर आर्थिक वर्ग वृद्धि के नोड के रूप में, ये सेम पहले वाला क्वेश्चन पढ़ रखा था, यहाँ खाली स्थान देना था, उसको लिखना था नोड के रूप। फिर उच्चतम क्रम में प्रशासनिक मुख्यालयों वाले शहरों को, अच्छा, उच्चतम क्रम में प्रशासनिक मुख्यालय वाले शहरों को क्या बोलते हैं? प्रशासनिक नगर बोलते हैं। फिर उसके बाद में अगला, किसी भी प्रकार और आकार के घरों का समूह जिसमें मानव निवास करते हैं मानव बस्तियां कहलाती है। इसका आंसर होगा मानव बस्तियां कहलाती है। ऐसे बड़े अधिवास जिनमें द्वितीय क्रियाकलापों का विशिष्टीकरण मिलता है वो नगरीय क्रियाकलाप है। अभी अपन ने पढ़ लिया। प्राथमिक में तो क्या मिलेगा? प्राथमिक में ग्रामीण जनसंख्या होगी, और द्वितीय की बात की, इसका मतलब कैसी बस्तियां होगी? नगरीय बस्तियां होगी। नगर की स्थापना सैन्य संबंधी कार्यों के संपादन हेतु की जाती है, गैरिसन नगर बोलते हैं उसको, छावनी नगर भी कहा जाता है। ये थोड़ा शब्दों में अशुद्धि लिखी है। नगरों की स्थापना सैन्य संबंधी कार्यों के लिए संपादन हेतु की जाती है, तो उसका अर्थ होता है गैरिसन या सैनिक छावनी क्षेत्र। इसको आप याद रखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है। 17 क्वेश्चन है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का नगरीय जनसंख्या कितने प्रतिशत है? 31.16%। अभी अपन ने पढ़ लिया था। आगे, नैनीताल, मंसूरी, शिमला, माउंट आबू नगर कैसे नगर है? पर्यटन नगर है। ये सारे नैनीताल है, मंसूरी है, ये कॉमा लगाना था बीच में, ये सारे पर्यटन नगर के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किन्हीं 2 महानगरीय शहरों के नाम लिखने, महानगरीय शहर राजस्थान के कोई 2 लिखने हैं, जिसमें अपन ने 3 लिख दिए, जयपुर है, जोधपुर है, कोटा है, ये तीनों महानगरीय शहर है। फिर उसके बाद में प्रशासनिक नगर किसे कहते हैं? प्रशासनिक नगर उच्च कार्यों के लिए
प्रशासनिक मुख्यालय प्रशासनिक नगरीय कहलाते हैं, नगर कहलाते हैं। किसी भी राज्यों की राजधानी है वो हमेशा प्रशासनिक नगर होगी। आप ये भी लिख सकते हो राज्यों की राजधानी, और ऐसे नहीं याद वो ये वाली लाइन ये नहीं याद रहे तो सीधे लिख सकते हो राज्यों की राजधानी, लेकिन इसमें लिखना ये है कि कुछ कार्यों के प्रशासनिक मुख्यालय को प्रशासनिक नगर कहते हैं। किन्हीं दो गैरिसन नगर, अभी आपने पढ़ा था, गैरिसन नगर के अंदर क्या होता है, सैन्य संबंधी कार्य, सैन्य संबंधी सेना के संबंधित जो भी कार्य होंगे वो सारे क्या होंगे, गैरिसन। भारत के दो ऐसे नगरों के उदाहरण बताने हैं, तो अंबाला है, जालंधर है, उधमपुर है, ये भारत के सैनिक नगर हैं। फिर पल्ली बस्तियों के स्थानीय नाम, पहले अपन ने पढ़ लिया था, ढाणी, पाली, पाड़ा, नगला, और ये कर लिखा हुआ है, तो ये इसके पल्ली बस्तियों के स्थानीय नाम है। फिर नगरीय बस्तियां किसे कहते हैं, अभी अपन ने पढ़ लिया नगरीय बस्तियां, ऐसी बस्तियां जिसमें द्वितीय एवं तृतीय क्रियाकलाप किए जाते हैं, नगरीय बस्तियां कहलाती हैं। ग्रामीण बस्तियों के प्रकार किसके आधार पर निर्धारित होते हैं, ये वाला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रामीण बस्तियों के प्रकार है वो किसके ऊपर निर्धारित होते हैं, उच्चावच के ऊपर, स्थलाकृति के ऊपर, जलवायु है, जल की उपलब्धता वाले क्षेत्रों के ऊपर निर्भर करता है ग्रामीण बस्तियों के प्रकार। भारत में नगरों का उपयोग किस काल में हुआ था, ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नगरों का उपयोग जो है वो प्रागैतिहासिक काल में, प्रागैतिहासिक किसे कहते हैं पता है, इतिहास के पूर्व वाला भाग, ऐसा काल जिसके कोई लिखित साक्ष्य नहीं उपलब्ध है उसको बोलेंगे प्रागैतिहासिक काल, और उस समय भारत के अंदर नगरों का विकास है वो प्रारंभ हो गया था। ग्रामीण बस्तियां कितने प्रकार की होती है, ग्रामीण बस्तियां 4 प्रकार की होती है, पहले अपन ने पढ़ लिया, वापस से पढ़ लेते हैं 4 प्रकार कौन कौन से हैं। तो पहली आती है गुच्छित बस्तियां, फिर आती है अर्धगुच्छित बस्तियां, फिर पल्लीकृत बस्तियां और एकांकी बस्तियां। इनको अलग अलग परिभाषाओं के रूप में अभी आगे पढ़ेंगे। फिर खनन नगर क्या है, उदाहरण दीजिए, ऐसे नगर जहां खनिज समूह विकसित होते हैं और खनिजों का खनन किया जाता है, इन नगरों को क्या बोला जाता है, खनन नगर बोला जाता है। जैसे खेतड़ी हो गई, झरिया हो गया, रानीगंज हो गया, सिंहभूम हो गया। ये गैरीसन नगर क्या होते हैं, ऐसे नगर जिसमें सैनिक छावनी स्थित होती है उनको गैरीसन नगर कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, गुच्छित बस्तियां किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन ढंग का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, घरों का एक सामूहिक अथवा संकुलित रूप से निर्मित क्षेत्र गुच्छित बस्तियां कहलाता है। मध्य भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र, नागालैंड एवं राजस्थान के इस प्रकार के अंदर गुच्छित बस्तियां मिलती है। घरों का ऐसा सामूहिक संकलित रूप, यानी कि घर है वो बहुत नजदीक नजदीक होंगे। गुच्छित शब्द क्या आया हुआ है, गुच्छित आया हुआ है, इसका मतलब घर क्या है, नजदीक नजदीक आते हैं। और जहां घर नजदीक नजदीक होंगे उस प्रकार की बस्तियों को, ग्रामीण बस्तियों को, प्रकार को कैसे बोलेंगे, गुच्छित बस्तियां। और ऐसा कहां पाया जाता है, बुंदेलखंड का क्षेत्र हो गया, नागालैंड का क्षेत्र हो गया, राजस्थान में भी कहीं कहीं ऐसी बस्तियां है वो देखने को मिलती है। फिर अर्धगुच्छित बस्तियां, जिसके अंदर ऐसी बस्ती जिसमें एकांकी बस्ती के सीमित क्षेत्र में गुच्छित बस्ती होने के कारण निर्मित होती है। गुजरात के मैदान, राजस्थान के कुछ भागों में इस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है। एकांकी से थोड़ा दूर गुच्छित बस्तियों के पास में अर्धगुच्छित, जो ना तो गुच्छित के अंदर आती है और ना ही एकांकी के अंदर आती है, बीच की जो अवस्था होती है उसको अर्धगुच्छित बस्ती का नाम दिया गया है। फिर विभिन्न युगों में विकास के आधार पर भारतीय नगरों को कितने भागों में बांटा गया, भाई इनका विकास है वो विभिन्न युगों में हुआ था। उन युगों के आधार पर भारतीय नगरों को 3 भागों में बांटा गया। सबसे पहले तो प्राचीन नगर के रूप में, फिर दूसरा मध्यकालीन नगर के रूप में, तीसरा आधुनिक नगर के रूप में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन नगरों एवं आधुनिक नगरों के कोई 2 उदाहरण लिखने। एक तो प्राचीन नगरों के कोई 2 उदाहरण लिखने, उसके अलावा आधुनिक नगरों के भी 2। प्राचीन में तो प्रयाग, जिसको अभी पहले नाम था इलाहाबाद, अभी इसका नाम प्रयागराज कर दिया है। फिर पाटलिपुत्र, इसका पुराना नाम था, अभी नाम इसका पटना कर दिया, बिहार की राजधानी। और आधुनिक नगर के अंदर सूरत है, वो आधुनिक नगर है, अंग्रेजों के द्वारा बसाया हुआ है। दमन और दीव है और गोवा है, ये सारे के सारे तीनों नगर है वो आधुनिक नगर है। फिर महानगर किसे कहते हैं, ये नगरीय संकुल से किस प्रकार भिन्न होते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, महानगर किसे कहते हैं, नगरीय संकुल से किस प्रकार भिन्न होते हैं। महानगर होते हैं ना, उसकी जनसंख्या होनी चाहिए 10 लाख से 50 लाख तक की जनसंख्या। यदि किसी नगर की जनसंख्या 10 लाख से 50 लाख तक की है तो उसको क्या बोला जाएगा, महानगर। जबकि कई महानगर मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, नगरीय संकुल का निर्माण करते हैं, लिखा हुआ है। जबकि कई महानगर एवं मेगा नगर मिलकर नगरीय संकुल बनाते हैं जिसमें जनसंख्या 50 लाख से अधिक होती है। यहाँ तो कितनी हो रही है, 10 से 50 लाख तक। यदि 50 लाख से भी अधिक खूब सारे नगर हैं वो मिलकर के नगरीय संकुल का निर्माण करते हैं। एक अपन ऐसा संकुल पढ़ेंगे
कहाँ होता है? न्यूयॉर्क के आसपास में नगरीय संकुल पाया जाता है। उसको अपन पढ़ेंगे। फिर गुच्छित बस्तियों के कोई 3 लक्षण बताइए। गुच्छित बस्तियों के कोई 3। ये बस्तियां घरों में एक साथ तथा संकुलित रूप से प्रदूषित करती है, यानी कि घर पास पास में होते हैं। दूसरा, घरों का संकलित निर्मित क्षेत्र, इसके मध्य में मिलने वाले रास्ते गलियों आयताकार, अरीय तथा रेखी प्रारूप एवं आकृति प्रस्तुत करते हैं। अरीय का अर्थ हो सकता है अर्थ हो ऐसे गोल प्रकार हो सकता है, या फिर इन नगरियों जो बस्तियां हैं उनका आकार आयताकार भी हो सकता है, उसके अलावा रेखिक भी हो सकता है। इन गलियों के आधार पर इस प्रकार के ये जो आरेख है वो आकृति है वो प्रस्तुत कर सकती है। उसके अलावा इस प्रकार की बस्तियां प्राय उपजाऊ जलोढ़ के मैदानों में मिलती है। इस प्रकार की बस्तियां हैं वो जो प्राय है उपजाऊ जलोढ़ के मैदानों में मिलती है, क्योंकि उपजाऊ जहां जलोढ़ के मैदान होंगे वहां जनसंख्या अधिक निवास करेगी, और जहां जनसंख्या अधिक निवास करेगी वहां पर लोग बस्तियां हैं वो भी अधिक पास पास में, घर अधिक पास पास में होंगे और गुच्छित बस्तियों का निर्माण होगा। ग्रामीण बस्तियों के प्रकारों के लिए उत्तरदायी भौतिक लक्षण कौन कौन से बता दिया है, पहले ही पढ़ लिया है। ऊंचा उच्च है, इसला करती है, जलवायु है, जल की उपलब्धता है, इसको पढ़ लिया आपने पहले। ग्रामीण बस्तियों के प्रकारों के लिए कौन कौन से सांस्कृतिक या मानव जनित कारक उत्तरदायी है? मानव बस्तियों के लिए मानव सामाजिक संरचना हो गई, जाति हो गया, धर्म हो गया, ये इनके उत्तरदायी कारक हैं। भारत में नगरीय बस्तियों के वर्गीकरण के क्या आधार है? ये वही पढ़ा था अपन ने, इस जगह पे ऑप्शन में पढ़ा था जिसमें ये लिखा हुआ था कि 75% जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में संलग्न होना, लेकिन वहां क्या लिख दिया था? होना। तो ये पहली व्यवस्था है कि जनसंख्या 5,000 से अधिक होनी चाहिए, किसी भी नगर की जनसंख्या है वो 5,000 से अधिक होनी चाहिए, या फिर उसका जनसंख्या घनत्व है वो 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए। और फिर उसके बाद में दूसरा है 75% जनसंख्या है टोटल जनसंख्या का वो गैर कृषि कार्यों में निधन होना चाहिए। यदि ये तीनों विशेषताएं नहीं है किसी के पास में, फिर भी यदि वो नगर पालिका क्षेत्र है, नगर निगम क्षेत्र है और छावनी बोर्ड क्षेत्र है, तो ऑटोमेटिकली वो क्या होगा? नगरीय बस्तियों का प्रारूप होगा। फिर है विशेषीकरण प्रकारों के आधार पर, विशेषीकरण प्रकारों के आधार पर भारतीय नगरों को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा जा सकता है? 9 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से नगर? एक प्रशासनिक नगर जो राज्यों की राजधानी होती है, औद्योगिक नगर जहां पर खनन किया जाता है या फिर उद्योग स्थापित किया जाता है, जैसे जमशेदपुर हो गया, ये औद्योगिक नगर का उदाहरण है। खनन नगर हो गया। फिर उसके बाद में परिवहन नगर, वाणिज्यिक नगर, छावनी नगर, सैनिक छावनी या गैरिसन नगर भी बोला जा सकता है इसको। फिर उसके बाद में धार्मिक एवं सांस्कृतिक नगर, पर्यटन नगर और शैक्षणिक नगर। ये 9 प्रकार से बांटा गया है, याद रखना इनको। इनके आप ऐसे तो देखते हो तो याद ही रहता है, लेकिन इनका 9 के 9 याद होना बहुत मुश्किल है, मतलब भूल जाते हुए एक आध, तो आप इसको वापस 2-3 बार देखना, याद हो जाएगा। फिर वाणिज्यिक नगर किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाएं। वाणिज्यिक नगर वो होते हैं जिसके अंदर व्यापारिक गतिविधियां की जाती है, वो वाणिज्यिक नगर होते हैं। जैसे कोलकाता हो गया, महाराष्ट्र हो गया, मुंबई हो गई, दिल्ली हो गई, ये सारे के सारे वाणिज्यिक नगर के उदाहरण हैं। ग्रामीण और नगरीय बस्तियों की आधारभूत अंतर स्थापित, आधारभूत अंतर बताइए। ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में आधारभूत अंतर बताना है तो ग्रामीण बस्तियों के अंदर प्राथमिक क्रियाकलाप किए जाते हैं, जबकि नगरीय बस्तियों के अंदर वो द्वितीय के तृतीय क्रियाकलाप किए जाते हैं। ग्रामीण बस्तियां हैं जो नगरों के लिए दूध है, फल है, सब्जी है, ये उपलब्ध करवाती है, तथा नगरीय बस्तियां हैं जो ग्रामीण बस्तियों के लिए अत्याधुनिक सुविधा वाली वस्तुएं उपलब्ध करवाती है। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हो। अगला है क्वेश्चन, गुच्छित एवं एकांकी बस्तियों की तुलनात्मक अध्ययन कीजिए तथा सकेंद्रीय एवं विकसित बस्तियों में अंतर बताइए। गुच्छित एवं एकांकी, गुच्छित बस्तियां वो होती है जो किसी क्षेत्र में मैदानों में पाई जाती है तथा इनके घर है वो एक पास पास में होते हैं, जबकि एकांकी बस्तियां वो होती है जो पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है तथा घर होते हैं वो दूर दूर होते हैं। गुच्छित ये लिख दिया। फिर उसके बाद में गुच्छित बस्तियों में लोग मिलजुल कर खेती सुरक्षा आदि कार्य करते हैं, जबकि एकांकी बस्ती के लोग हैं वो एकांकी जीवन व्यतीत करते हैं। फिर उसके बाद में आता है स्मार्ट सिटी मिशन क्या है बताइए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्मार्ट सिटी मिशन क्या है? स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य शहरों को बढ़ावा देना है, आधुनिक सुविधाओं, साफ सफाई तथा सतत पर्यावरण उसके नागरिकों को बेहतर जीवन प्रदान करना है।
स्मार्ट शहरों की एक विशेषता आधारभूत सुविधाओं और सेवाओं के लिए स्मार्ट समाधानों पर लागू करना। इसके क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं को जोखिम वाले क्षेत्रों के रूप में बनाया जा सके, साथ ही साथ कम संसाधनों का उपयोग करते हुए सस्ती चीजें उपलब्ध करवाना, और उसके अलावा और अन्य जो शहर है उसके लिए लाइट है उसका भी कार्य करना स्मार्ट सिटी मिशन का भी। इसके अंदर ऐसे शहर को ऐसे विकसित किया जाता है जिससे बाकी वाले शहर उसको देख करके विकसित हो, लाइट हाउस का काम करे। उसके अंदर साफ सफाई का भी ध्यान रखा जाता है, और भी सारी जो लोग रहते हैं उन लोगों को ऐसी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती है जिससे उनका जीवन है वो आरामदायक हो सके। फिर प्रकारात्मक क्षेत्र के आधार पर नगरों का वर्गीकरण, वही सेम 9 के 9 प्रकार है, अपन ने पहले पढ़ लिए इसके 9 प्रकार है, ये साथ ही लिख रखे हैं। देखो अभी मैंने इसमें क्रम से लिखे, अभी आप बताओ इसमें से वो ऐसे कौन से 2 नगर है वो अपन ने पहले पढ़ लिए लेकिन यहाँ नहीं लिखे, बताओ उसमें वो कौन कौन से, कमेंट करके मेरे को बताइएगा आप। निम्न को सुमिलित कीजिए, सुमिलित कीजिए क्या है। प्रशासनिक नगर एक है चंडीगढ़, और दूसरा है औद्योगिक नगर है वो, हाँ सम्मिलित किया हुआ ही है। प्रशासनिक नगर, हाँ सही बात है, चंडीगढ़ है वो प्रशासनिक नगर है। फिर उसके बारे में, क्योंकि ये एक राज्य की राजधानी। औद्योगिक नगर भिलाई, हाँ भिलाई एक औद्योगिक नगर है। शैक्षणिक नगर कोटा, हाँ सही बात है। पर्यटन नगर शिमला, सही बात है। आंसर ये हो गए। इस प्रकार से क्वेश्चन हो सकता है कोई। फिर ग्रामीण एवं नगरीय बस्तियों के कोई 2 आधारभूत अंतर बताने हैं। ग्रामीण बस्तियां अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति, हाँ ये मैंने बता दिया आपको, ये सेम क्वेश्चन पहले क्वेश्चन बता दिया कि ग्रामीण बस्तियां हैं वो प्राथमिक क्रियाकलाप करते हैं, जबकि नगरीय बस्तियां वो द्वितीय क्रियाकलाप करती है। ग्रामीण बस्तियां अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नगरों से करती है, नगरीय बस्तियां अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति ग्रामीण से करती है, और इसके बीच में परिवहन एवं संचार का संबंध पाया जाता है, वो अपन ने बात कर ली थी। तीसरा अध्याय आता है अपना भू संसाधन एवं कृषि, इंपोर्टेंट पार्ट है, बड़ा क्वेश्चन भी आता है इसमें से कई बार। हाँ, शुष्क कृषि निम्न में से कौन सी फसल, शुष्क कृषि में निम्नलिखित में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है। ऑप्शन है ज्वार है, मूंगफली है, बाजरा है, गन्ना। शुष्क कृषि में निम्नलिखित में से कौन सी नहीं बोई जाती है, बताइएगा। इसका सही आंसर होगा वो होगा गन्ना। गन्ना शुष्क कृषि के लिए नहीं बोई जाती है, बाकी ये तीनों जो फसलें लिखी है वो शुष्क कृषि के उदाहरण हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा सिंचित क्षेत्र भू निम्नीकरण के मुख्य प्रकार है। सिंचित क्षेत्र के लिए भू निम्नीकरण कौन से, अवनालिका अप्रदन हो सकता है, मृदा लवणता हो सकती है, या वायु अप्रदन, परत अप्रदन। तो इसके लिए होगा मृदा अप्रदन। क्यों? क्योंकि जहां सिंचाई अधिक होगी तो पानी के अंदर नमक की मात्रा अधिक होने की वजह से मृदा में लवणता बढ़ जाएगी और वो भू निम्नीकरण की शिकार हो जाएगी। भूमि उपयोग संबंधी अभिलेख कौन रखता है, बताइए। भूमि उपयोग संबंधी अभिलेख कौन रखता है? क्या ऑप्शन दिए हुए, नीति आयोग, वन विभाग। अच्छा, पूरे ऑप्शन भी नहीं दिए, कोई बात नहीं, मिस प्रिंटिंग हो गई, मैं ही तैयार करने वाला था, जल्दबाजी में थोड़ा हो सकता है। तो इसका ऑप्शन है भू उपयोग संबंधी अभिलेख है वो कौन सा विभाग अपने पास में रख सकता है, आप बताइए, कमेंट करके मेरे को बताइएगा। इसका सही आंसर होगा भू राजस्व विभाग। क्या होगा? भू राजस्व विभाग। लिख देता हूं मैं, इसका सही आंसर है, मान लेता हूं मैं, ये 2 लिख करके लिख देता हूं। राजस्व, हाँ। फिर उसके बाद में भू राजस्व विभाग द्वारा भूमि उपयोग को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, इसके भी ऑप्शन नहीं दिए, मैं दे देता हूं आपको। दूसरा ऑप्शन है वो है 12, और चौथा ऑप्शन है वो है 9। तो इसका सही आंसर होगा भू राजस्व विभाग द्वारा भूमि उपयोग को कितने भागों में बांटा गया है, तो हो गया 9 भागों में, 9 भागों में। आगे, वह भूमि जो प्रचलित प्रौद्योगिकी की मदद से कृषि योग्य नहीं बनाई जा सकती। ऐसी कौन सी जमीन है जो प्रौद्योगिकी की मदद से कृषि योग्य नहीं बनाई जा सकती है, वो बताइएगा।
कमेंट करके बताइए इसका आंसर। वर्तमान प्रत्युभूमि, हाँ इसको बनाया जा सकता है, पुरातन प्रत्युभूमि बना सकता है, स्थायी चारा का क्षेत्र इसको भी बनाया जा सकता है, जबकि बंजर एवं व्यर्थ भूमि को प्रौद्योगिकी की मदद से कृषि योग्य नहीं बनाया जा सकता। वह भूमि जिस पर फसलें उगाई और काटी जाती है उसको क्या बोलेंगे? सकल बोया गया क्षेत्र या निवल बोया गया क्षेत्र? क्या बोलेंगे बताओ? एक ऑप्शन लिखा हुआ है सकल बोया गया क्षेत्र, फिर उसके बारे में निवल बोया गया क्षेत्र, कृषि गहनता और चारागाह भूमि। और सकल और निवल में एक अंतर है, क्या अंतर है? पहले तुम्हें इसका आंसर बता देता हूं। पहले इसका आंसर होगा निवल बोया गया क्षेत्र। क्या बोला? वो भूमि जिस पर फसलें उगाई और काटी जाती है। अब फसलें उगाई और काटी जा सकती है तो वो साल में एक बार काटी जाए, दो बार काटी जाए, तीन बार काटी जाए, उससे अपने कोई मतलब नहीं है। अपन को तो केवल इतनी जमीन ही याद रखनी है जिस पर क्या काटी जाती है, जमीन उगाई फसलें उगाई जाती है और काटी जाती है, तो निवल बोया गया। लेकिन यदि उसी जमीन पर तीन बार फसलें बोई गई है तो वो तीन बार गिनी जाएगी, वो वाली जमीन होगी, वो सकल बोया गया क्षेत्र होता है। अभी इसको छोड़ दो, इस वाले हेडिंग को नहीं याद रखना, आपको याद रखना है फसलें उगाई और काटी जाती है वो उसका होता है निवल बोया गया क्षेत्र। निम्न में से कौन सी रबी की फसल है? बताइए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं हमें। कौन सी फसल है वो रबी की है? चावल है या फिर गेहूं है या कपास है या मक्का? तो इसका सही आंसर होगा रबी की फसल कौन सी है, तो इसका आंसर है गेहूं। चावल भी खरीफ की फसल है, कपास भी खरीफ की है, मक्का की खरीफ की फसलें। ये एक ऐसी फसल है जो क्या है, रबी की फसल है। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? हाँ, पहले रबी की पूछ लिया, अब इसको बाद में खरीफ की पूछ रहा हूँ। क्या क्वेश्चन है? निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? तो इसका आंसर है, देखो इसके अंदर ऑप्शन में क्या लिखा है, गेहूं लिखा है, सरसों लिखा है, चना लिखा है। ये तीनों के तीनों, तीनों के तीनों रबी की है। काफी दिनों से लिख रहा हूं बोर्ड पे, रबी की है, जबकि ये एक ऐसी है जो खरीफ की है। आगे, भारत में सर्वाधिक सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला राज्य अथवा भारत में सर्वप्रथम चाय की कृषि कौन से राज्य में प्रारंभ की गई? तो इसका आंसर बताइएगा आप भी, कमेंट करके मेरे को बताओ। कुछ आप भी दीजिए, सारे क्वेश्चन मैं ही आंसर दे रहा हूं तो अकेला अकेला क्या कर सकता हूँ। आप साथ साथ में बोलोगे, लिखोगे तो ही आपको याद होगा। तो बताइए, पश्चिम बंगाल में सबसे पहले कृषि हुई थी चाय की, या फिर आंध्र प्रदेश या असम या तमिलनाडु? बताओ, कमेंट करो जल्दी से, फिर मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है असम। असम में भारत के अंदर सबसे पहले और सर्वाधिक, अभी भी सबसे अधिक चाय की उत्पादन है वो कहाँ होता है, तो असम में होता है। हाँ, ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लाल चना पिजन पी के नाम से कौन जाना जाता है? बताओ भाई, इसका भी आंसर दो। कुछ कुछ आंसर आप भी दो साथ साथ में, बिना आंसर दिए चलेगा नहीं भाई। कुछ कुछ आंसर है वो आप भी दीजिएगा साथ में। लाल चना पिजन पी के नाम से कौन जाना जाता है? तो लाल चना पिजन पी के नाम से बताओ भाई, क्या क्या ऑप्शन लिखे हुए हैं आपने? हाँ, चना लिखा हुआ है, अरहर लिखा हुआ है, सोयाबीन लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है, तो इसका आंसर है अरहर। अरहर इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी तिलहन फसलें नहीं है? बताओ भाई, ये भी आंसर, इसको पढ़ के बताओ कौन कौन सी फसलें हैं वो तिलहन नहीं है। और फिर उसके बाद में सीधे ऑप्शन लिख दो, नाम लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप कमेंट में सीधे आप इतने ही लिख दो। क्रम संख्या कितनी है? यहाँ एक लिखी हुई, तीन है, दो है, चार है, तो आप ये लिख सकते थे तीन। फिर इसमें बताओ कौन सी है निम्नलिखित तिलहन फसल नहीं है, एक दो तीन या चार, कौन सी नहीं है तिलहन? तो इसका आंसर होगा अरहर है, वो तिलहन फसलें नहीं है। ये कैसी फसल है? तो ये दलहन फसल है। थोड़ा ऊपर ले लेता हूं मैं इसको। अरहर है वो दलहन फसल है। ये फिर उसके बाद में मैंने नीचे लिखा है तिलहन फसलें कौन कौन सी है, तो मूंगफली है, तोरिया है, सरसों है, सोयाबीन है, सूरजमुखी है, तारामीरा है। ये सारी की सारी कैसी फसलें हैं? तिलहन फसलें हैं। निम्नलिखित में से कौन से देश में गेहूं और चावल की अति उत्पादकता की किस्में विकसित की गई थी? ऐसा कौन सा देश था जिसके अंदर गेहूं और चावल की किस्में विकसित की गई थी, उसके बाद में भारत के अंदर लाए थे हरित क्रांति के समय? बताओ भाई, ये भी अच्छा ढंग का क्वेश्चन है, बताओ। कुछ कुछ आंसर आप भी दीजिए भाई, बिना आपके आंसर दिए चलेगा नहीं अब।
और अकेला अकेला मैं दूंगा तो आपको याद नहीं होगा, इसलिए आप भी दीजिए। इसका आंसर होगा भाई मैक्सिको और फिलीपींस। इन दो देशों से चावल और गेहूं की उन्नत किस्म के बीज है वो भारत के अंदर ला करके बोए गए थे, तो ये आंसर होगा इसका। फिर है अरेबिका, रोस्टबा और लिबेरिका, क्या है ये भाई? क्या है भाई? किसकी किस्में है? चाय की है, गन्ने की है, कॉफी की है, चावल की है, किसकी है भाई? जल्दी से बताओ इसको, इसका आंसर बताओ भाई। बिना आंसर कुछ नहीं। तो इसका आंसर होगा कॉफी की फसलें। कॉफी की किस्में है अरेबिका है, रोस्टबा है, लिबेरिका। ये तीनों किस्में किसकी है? कॉफी की है। अगला, निम्नलिखित में से भारतीय कृषि की समस्या नहीं है। भारतीय कृषि की समस्या नहीं। अनियमित मानसून, हाँ भारतीय कृषि की समस्या है। उच्च उत्पादकता, हाँ भारतीय, हाँ नहीं नहीं, उच्च उत्पादकता नहीं है, यहाँ निम्न उत्पादकता होना चाहिए। तो निम्न उत्पादकता लिखा हुआ, हाँ ये भी है। भूमि सुधारों में कमी, ये सही है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। नहीं है पूछा है, क्या पूछा है? नहीं। ऐसे आप क्वेश्चन कंफ्यूज हो जाओगे, देखना जहां नहीं लिखा हुआ वो वहां उसको ध्यान रखना, ये क्वेश्चन। आगे, असमन एवं बोरो संबंधित है। असमन एवं बोरो किससे संबंधित है? बताओ 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 भाई। आप टाइप करो तब तक मैं देख लेता हूँ। असमन एवं बोरो किससे है? गेहूं से नहीं, गेहूं से भी नहीं है। चाय, चाय से भी नहीं है। चावल से, हाँ चावल से है। असमन एवं बोरो, अब बताओ आप कमेंट करके मेरे को ये बताओ, असमन एवं बोरो फसलें हैं वो भारत के अंदर कौन से राज्य के अंदर बोई जाती है? कमेंट करो भाई, ये कमेंट करो। कौन से राज्य के अंदर? मैंने ये बता दिया कौन सी फसल है, चावल बता दिया। अब आप मेरे को ये बताओ भारत के कौन से राज्य के अंदर अंदर है जो चावल की तीनों ऋतुओं में बोई जाने वाली फसलें हैं और उनको असमन एवं बोरो नाम से जाना जाता है। फिर दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ में बोई जाने वाली फसल ऋतु है कौन सी है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून, और इसकी जगह ऐसे भी लिख सकते हैं ग्रीष्मकालीन मानसून। यदि दक्षिण पश्चिम लिखा हुआ आए, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं ग्रीष्मकालीन मानसून के साथ में बोई जाने वाली फसलें कौन सी है? तो रबी की है, या जायद की है, खरीफ की है, या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा खरीफ की फसलें जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ में बोई जाती है। शीतकालीन मानसून के साथ में नहीं बात कर रहे हैं अपन अपन बात कर रहे हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून या फिर ग्रीष्मकालीन मानसून। तो खरीफ की फसलें इसका आंसर होगा। अगला है, निम्न में से कौन सा भू उपयोग वर्गीकरण से संबंधित नहीं है? ऐसा कौन सा वर्गीकरण है जो भूमि के उपयोग से संबंधित नहीं है? कितना समय हुआ है? अभी तो 1 घंटे की क्लास हुई है, तीसरे अध्याय तक पहुंच गए हैं अपन। 4 अध्याय कंप्लीट कर देते हैं आज, 4 या 5 कंप्लीट करेंगे, 4 कंप्लीट कर देते हैं। उसके बाद में सेकंड पार्ट में अपन दूसरा वीडियो लेके आएंगे जिसके अंदर अगले वाले 4 5 पार्ट करवा दिए जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, आप यदि हाफ ईयर के कोई भी कक्षा के 9th 10th 11th और 12th सबसे पहले, सबसे तेज, सबसे सटीक पेपर सॉल्यूशन देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सबसे पहले मैं आपको सबसे सटीक जानकारी के साथ में पेपर सॉल्यूशन लेके आऊंगा, हाफ ईयर लेके, कोई क्लास के कोई भी सब्जेक्ट के। तो आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से किस दशक में भारत में उदारीकरण नीति उन्मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था से शुरू हुई थी? तो ये हुई थी 1990 के दशक से। निम्न में से कौन सी फसलें दक्षिण पश्चिमी मानसून के साथ में बोई जाती है? ऐसी कौन सी फसलें हैं जो दक्षिण पश्चिमी मानसून के साथ में बोई जाती है? अभी अपन ने बात की थी, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ में उष्णकटिबंधीय फसलें बोई जाती है। ऐसी फसलें उष्णकटिबंधीय या फिर खरीफ की फसलें? खरीफ की फसलें बोई जाती है। आगे, भारत में सर्वाधिक उत्पादन उत्तम किस्म की कॉफी का होता है। भारत की सबसे उत्तम किस्म की कॉफी है वो कौन सी है? तो है वो अरेबिका किस्म की कॉफी। भारत के अंदर अरेबिका किस्म की कॉफी है वो बाबा बुदन नाम का एक व्यक्ति वो यमन देश से लाए थे। इसी वजह से उनके नाम पर ही क्या नाम रह गया? उन पहाड़ियों का नाम हो गया बाबा बुदन की पहाड़ियां। तो अभी आपसे याद हो जाए, कभी भी याद आए कि बाबा बुदन की पहाड़ियां क्या है, तो बाबा बुदन नाम का एक व्यक्ति था जो यमन देश से कॉफी की एक किस्म लेके आया था। कौन सी किस्म थी? अरेबिका किस्म, जो भारत के अंदर लाके उगाई गई, और इस वजह से उस पहाड़ियों का नाम भी क्या बन गया? बाबा बुदन की पहाड़ियां। फिर है चाय की कृषि। चाय की कृषि क्या है भाई? रोपण कृषि है।
ये रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन है, इसमें मैं रिक्त स्थान देना भूल गया इसको। चाय निर्यातक देशों में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? तो चाय निर्यातक देशों में भारत का स्थान है वो दूसरा है, पहला चीन का है, उसके बाद में दूसरा भारत का है। भारत का सर्वाधिक कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक। भारत का कॉफी उत्पादक राज्य सर्वाधिक है वो कर्नाटक। अभी अपन ने इसके बारे में चर्चा की थी। 2/3 से अधिक भाग कॉफी उत्पादक करता है। अगर आगे क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत या सरकार के स्वामित्व वाली भूमि को क्या कहा जाता है? साझा संपत्ति भूमि कहा जाता है, जिसके ऊपर किसी का अधिकार नहीं होता है। यहाँ केवल लकड़ियां लाने के लिए, पशु चारण करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। वो भूमि जो एक कृषि वर्ष या सबसे कम समय तक कृषि रहित रहती है कहलाती है वर्तमान प्रतिभूमि। एक कृषि वर्ष के अंदर भी रह सकती है, या फिर सबसे कम समय तक जो कृषि रहित रहती है उसको वर्तमान प्रतिभूमि बोलते हैं। पुरातन प्रतिभूमि वो होती है जिसके अंदर 1 वर्ष से अधिक लेकिन 5 वर्ष से कम। पुरातन प्रतिभूमि 1 वर्ष से अधिक लेकिन 5 वर्ष से कम कृषि रहित रहती है, वो कहलाती है पुरातन प्रतिभूमि। भारत के अंदर रबी की फसलें बोई जाती है अक्टूबर नवंबर में। जैसे शीत ऋतु का आगमन के साथ में ही रबी की फसलों को बो दिया जाता है। भारत में चावल के पश्चात दूसरा प्रमुख अनाज कौन सा है? खाद्यान्न अनाज। भारत के चावल के पश्चात तो दूसरा प्रमुख अनाज है वो है गेहूं। कपास एक रेशेदार उष्णकटिबंधीय फसल है। इसको रेशेदार भी लिख सकते हो, उष्णकटिबंधीय लिख सकते हो, फसल है। ऐसे कोई ऑप्शन आ जाए जिसके अंदर आपको लगे कि भाई इसका आंसर कुछ भी हो सकता है, भाई जैसे ये लिखा हुआ है कपास खालिस्तान है तो इसको रेशेदार लिखें या उष्णकटिबंधीय लिखें, ऐसा कहीं भी आपको लग जाए तो दोनों ऑप्शन साथ में लिख देना, जहां उसको रेशेदार भी लिखना और उष्णकटिबंधीय भी लिखना है। आप रिक्त स्थानों में ऐसा आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे इसकी जगह ये क्वेश्चन आ सकता है कि कपास की फसल खाली स्थान मानसून के साथ में बोई जाती है, तो आप ग्रीष्मकालीन लिखे, दक्षिण पश्चिमी मानसून लिखे, कोई भी लिखो उसका आंसर सही होगा। लेकिन आपने ग्रीष्मकालीन की जगह शीतकालीन लिख दिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, तो फिर गलत हो जाएगा आपका। फिर भू एक विभाग भू संबंधी अभिलेख रखता है, ये पहले प्रश्न आपने कर दिया था। भू राजस्व विभाग है जो भूमि संबंधी अभिलेख रखता है। आगे क्वेश्चन है, कृषि गहनता से आप क्या समझते हैं? तो कृषि गहनता वो होती है जिसके अंदर 1 वर्ष के अंदर है वो 2 या 3 बार फसलें बोई जाती है, तो उसको बोलेंगे कृषि गहनता। आप इसका सूत्र मेरे को कमेंट करके बताइएगा। आर्द्रता के आधार पर कृषि कितने प्रकार की होती है? आर्द्रता के आधार पर कृषि 2 प्रकार की होती है, एक होती है सिंचित कृषि और दूसरी होती है वर्षा निर्भर कृषि। वापस सिंचित कृषि भी 2 प्रकार की होगी, वर्षा निर्भर भी 2 प्रकार की होगी। तो सिंचित कृषि पहले तो अपन पढ़ देते हैं, आर्द्रता के आधार पर 2 प्रकार सिंचित है वर्षा निर्भर। ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन है ना, ये और ये दोनों। फिर वर्षा निर्भर उपलब्धता आर्द्रता के आधार पर कितने बांटे जा सकते? किसको? वर्षा निर्भर को। वर्षा निर्भर को वापस 2 भागों में बांटता है, एक होती है शुष्क कृषि भूमि, एक होती है आर्द्र कृषि भूमि। शुष्क कृषि भूमि जहां 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है उसको तो बोलते हैं शुष्क कृषि भूमि, और आर्द्र कृषि 75 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। अब इसके भी 2 प्रकार पहले आपको बताते हैं, एक रक्षित सिंचाई कृषि और एक सिंचाई कृषि। रक्षित सिंचाई कृषि के अंदर सिंचाई केवल उसी समय की जाती है जिसमें फसलें जलने लग जाए, तो किसके रक्षा करने के लिए, फसलों की रक्षा करने के लिए सिंचाई की जाती है, तो वो हो जाएगी रक्षित सिंचाई कृषि। और सिंचाई कृषि अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए की जाती है, वो होती है उत्पादक सिंचाई कृषि। ये भी 2 प्रकार की होती है, ठीक है, इसको भी याद रखना। दोनों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आप कंफ्यूज होंगे। आपको ये पूछ दिया जाए भारत के अंदर आर्द्रता के आधार पर कृषि कितने प्रकार की होती है, और आप बैठ गए रोपण कृषि, वाणिज्यिक कृषि, जीवन निर्वाह कृषि लिखने बैठ गए, तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो इसका आप विशेष तौर से ध्यान रखना, ये वाले क्वेश्चन है ना, इसका विशेष तौर से ध्यान रखना। आर्द्रता के आधार पर कृषि भारत में 2 प्रकार की है, सिंचित कृषि, वर्षा निर्भर। सिंचित वापस 2 प्रकार की होती है, वर्षा निर्भर वापस 2 प्रकार की होती है। वर्षा निर्भर की ये रहे 2 प्रकार, सिंचित की होती है रक्षित सिंचाई कृषि, दूसरी होती है उत्पादक सिंचाई कृषि। पश्चिम बंगाल भारत में चाय उत्पादक राज्यों में एक है। पश्चिम बंगाल का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें चाय उत्पादन अधिक किया जाता है? तो उसके अंदर दार्जिलिंग हो गया एक, और उसके बाद में है कुछ बिहार क्षेत्र और जलपाईगुड़ी क्षेत्र है। उन क्षेत्रों के अंदर पश्चिम बंगाल में
चाय कृषि की जाती है। अब ये लिखा हुआ आ गया अभी अपन ने, जिसको मैंने कमेंट करने को बोला था। पश्चिम बंगाल चावल की कौन सी 3 फसलें बो लेते हैं? तो ओ, समन है, बोरो लेते हैं। आपने कमेंट किया, नहीं किया तो कोई बात नहीं, अब आपको याद हो गया। भारत के अंदर सर्वाधिक उत्पादन उत्तम किस्म की फसल का कॉफी का होता है। भारत की ऐसी कौन सी किस्म की है कॉफी है, उसका उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो होता है अरेबिका किस्म की। ये सबसे उत्तम किस्म की कॉफी है। नरमा क्या है? तो नरमा देश के उत्तरी पश्चिमी भाग में अमेरिकन कपास को क्या बोला जाता है? नरमा। ये लंबे रेशे वाली कपास होती है। फिर चाय की पत्तियों में निम्नलिखित में से किसकी प्रचुरता पाई जाती है? तो इस चाय की पत्तियों में कैफीन एंड टेनिन नामक पदार्थ पाया जाता है, जो नशीला होता है। कैफीन एंड टेनिन याद रखना। फिर उसके बाद में भारत में कॉफी की कृषि किन क्षेत्रों में की जाती है? भारत के कॉफी उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो उसका आंसर ये लिखे हुए हैं। कॉफी उत्पादक क्षेत्र में है कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु का पश्चिम घाट क्षेत्र, उच्च भूमि जिसके उच्च भूमि पर जिसकी कृषि की जाती है। देश के समस्त कॉफी उत्पादक क्षेत्र के 2/3 से अधिक कर्नाटक अकेला राज्य उत्पादित करता है। कर्नाटक वाला को याद रखना, कॉफी का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कर्नाटक है। आगे है, भारत में विश्व के कितने प्रतिशत अनाज का उत्पादन होता है? भारत में विश्व का लगभग 11% अनाज का उत्पादन अकेले भारत करता है। फिर है, भारत में अनाजों को कितने भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है? भारत में अनाजों को कितने भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है? 2 भागों में किया जा सकता है। एक तो उत्तम अनाज और दूसरा होता है मोटा अनाज। उत्तम अनाज में चावल और गेहूं 2 आते हैं। मोटे अनाज के अंदर ज्वार, बाजरा, मक्का और रागी ये आते हैं। फिर आते हैं दार्जिलिंग। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग, जराईपुरी व कुछ बिहार जिलों को किस कृषि फसल के उत्पादन के लिए जाना जाता है? अभी अपन ने पढ़ा था, बताओ इन तीनों को। अभी जस्ट 2 क्वेश्चन पहले ये पढ़ा था। बताओ इसका आंसर लिख के बताओ, टाइप करो, कमेंट में टाइप कर दो इसको। हाँ, तो इसका आंसर ये देखो लिखा हुआ बता दिया मैंने, चाय के उत्पादन के लिए जाना जाता है। फिर हरित क्रांति से क्या आशय है? नवीन प्रौद्योगिकी और सिंचाई तकनीकी के माध्यम से खाद्यान्नों के उत्पादन में होने वाली अभूतपूर्व हरित क्रांति कहलाई है। इसके अंदर कुछ किस्म के बीज लाए गए, सिंचाई अधिक की गई और अत्याधुनिक जो प्रौद्योगिकी का उसका प्रयोग किया गया, और ऐसे कृषि यंत्रों का प्रयोग किया गया जो अधिक उत्पादन को लेने में सक्षम हो सके। जिससे क्या हुआ? खाद्यान्नों में तेज गति से वृद्धि हुई, और उसी को क्या बोला जाता है? हरित क्रांति बोला जाता है। भारत में रासायनिक उर्वरकों की प्रति हेक्टर खपत किन राज्यों में सर्वाधिक मिलती है? रासायनिक उर्वरकों की प्रति हेक्टर खपत सबसे अधिक होती है पंजाब हरियाणा, क्योंकि हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव कौन से राज्यों पर पड़ा है? पंजाब और हरियाणा पर। पंजाब हरियाणा पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ने के कारण इनमें रासायनिक उर्वरकों की जो वो खपत भी अधिक होती है। भारतीय कृषि की कोई 2 समस्या बताइए। कोई 2 नहीं है, 5 समस्याएं। ये तो वाला क्वेश्चन तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन वो पूरा पूरा बड़े वाला क्वेश्चन अपन पढ़ेंगे। लेकिन 2 हमने लिख दिया। निम्न उत्पादकता यानी कि भारतीय कृषि के अंदर जो उत्पादक प्रति हेक्टर उत्पादन है वो कम होता है। भूमि सुधारों में कमी। कई ऐसे लोग हैं जिसके पास में खूब सारी जमीन है, किसी के पास में है ही नहीं, तो ये भूमि सुधारों की भी कमी है। भारत में सर्वाधिक अरहर उत्पादक राज्य कौन सा है? तो अरहर का उत्पादक राज्य है महाराष्ट्र है। फिर उसके बाद में भारत में चाय की खेती सर्वप्रथम कब और कहां प्रारंभ हुई थी? 1840 में असम के ब्रह्मपुत्र घाटी में चाय की खेती प्रारंभ हुई थी। और असम में भारत के अंदर चाय के उत्पादक का कौन सा स्थान लगता है? असम का प्रथम स्थान लगता है। फिर आते हैं दालें। मिट्टी की उर्वरता को कैसे बढ़ाती है? दालें फलीदार फसलें होती है जो क्या करती है? वायुमंडल से नाइट्रोजन को ग्रहण करके भूमि के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ा देती है, जिससे प्राकृतिक उर्वरकता बढ़ती है। या नाइट्रोजन के स्थिरीकरण से उर्वरकता बढ़ती है। लिखिए, कृषि ज्ञानता क्या है तथा सस्य ज्ञानता से आप क्या समझते हैं? ये वाला इंपोर्टेंट, फिर से इंपोर्टेंट करो इसको क्वेश्चन। ये वाला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? कृषि ज्ञानता या सस्य ज्ञानता। सस्य का अर्थ है जिसके अंदर कृषि ऋतुएं होती है, खरीफ, रबी और जायद, ये तीनों ऋतुएं सस्य के अंदर आती है। आप इसको ऐसे नाम देख करके कंफ्यूज में मत हो जाना। यानी कि साल के अंदर 2 या 2 से अधिक फसलें लेना कृषि ज्ञानता कहलाती है या सस्य ज्ञानता कहलाती है। भारत में गेहूं के 5 प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? गेहूं के 5 प्रमुख उत्पादक राज्य कौन से हैं? उत्तर प्रदेश है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश। गंगा नदी के मैदान का उत्तरी भाग गेहूं का उत्पादक राज्य है तथा दक्षिणी भाग चावल उत्पादक राज्य है। आप ध्यान रखना, गंगा नदी का जो भी मैदानी भाग का उत्तरी भाग रहेगा वो गेहूं का उत्पादक राज्य रहेंगे।
अब आते हैं लघुत्रात्मक क्वेश्चन के ऊपर। लघुत्रात्मक क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आ गया है, साझा संपत्ति, जिसको स्वामित्व किसके पास में होता है? ग्राम पंचायतों के पास में। ग्राम पंचायत तथा राज्य सरकार के स्वामित्व वाली भूमि को साझा संपत्ति कहा जाता है। सामुदायिक वन होते हैं, चारागाह होते हैं, अन्य सार्वजनिक जो साझा संपत्ति के उदाहरण हो सकते हैं। बड़ा बड़ा पार्ट है भाई इसमें। वर्तमान भारतीय कृषि में अत्यधिक ऋणग्रस्तता, वर्तमान भारतीय कृषि में अत्यधिक ऋणग्रस्तता किसानों की आत्महत्या का कारण बनता जा रहा है। उसका कारण क्या है भाई? ऋणग्रस्तता से भारतीय किसान है वो अत्यधिक आत्महत्या के कारण बन रहे हैं। उसका कारण क्या है? तो भारतीय कृषि समाज पर्याप्त निवेश करने में असमर्थ है। भारतीय किसान है वो जिनके पास में इतनी पर्याप्त धन पूंजी नहीं होने के कारण वो अपने निवेश करने से असमर्थ होते हैं। कृषि में कम होती आय फसलों के खराब हो जाने के कारण अत्यधिक ऋणग्रस्त हो जाती है। कई बार ऋण लेकर के किसान फसलें बो देते हैं और यदि वो कम होती है या फिर फसलों का नुकसान हो जाता है, खराब हो जाती है, तो भी क्या हो जाती है? ऋणग्रस्तता। महाजनों एवं विविध वित्तीय संस्थानों का कर्जा न चुका पाने की स्थिति में प्रतिवर्ष भारत में विभिन्न राज्यों में हजारों कृषक आत्महत्या कर लेते। ये भारत की सबसे बड़ी समस्या है, एक कृषक समाज जो आत्महत्या करता है। बहुत बड़ी विचारणीय विषय है, लेकिन इसके ऊपर बहुत सारी संस्थाएं कार्य कर रही है जो सुधारने का काम कर रही है इनको। वस्तुतः हमारा ये मानना है कि देश के विभिन्न राज्यों में किसानों द्वारा आत्महत्या ऋणग्रस्त का परिणाम है। साथ ही किसानों की आर्थिक अत्यधिक निम्न होने के कारण ये स्थिति और भी दयनीय है। यदि किसी किसान की स्थिति आर्थिक रूप से बहुत कम है तो ये स्थिति और भी दयनीय हो सकती है। ठीक है, फिर उसके बाद में भारत में भू उपयोग परिवर्तन के कारणों की विवेचना कीजिए। भूमि के उपयोग की परिवर्तन हो रहा है तो उसका कारण बताइए। तो जनसंख्या तेज गति से बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ रहा है। अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ने का कारण क्या है? जनसंख्या। इसके तीन कारण है। ये भी क्वेश्चन एक बार बोर्ड में आया हुआ है। इसको समझ में आए तो समझ लेना, नहीं समझ में आए तो एज इट इज रट लेना, लेकिन ये क्वेश्चन आने के लायक क्वेश्चन है। अर्थव्यवस्था के आकार समय के साथ में बढ़ता है। बढ़ती जनसंख्या, बढ़ते आय स्तर, उपलब्ध प्रौद्योगिकी कारकों पर निर्भर परिणाम स्वरूप भूमि पर दबाव बढ़ता है और इससे सीमांत भूमि को भी प्रयोग में लाया जाता है। अभी देखो भूमि का प्रयोग परिवर्तन कैसे हुआ? अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ा, अर्थव्यवस्था के आकार बढ़ने से जनसंख्या बढ़ी, आय बढ़ी, उपलब्ध संसाधनों के ऊपर दबाव बढ़ा और दबाव बढ़ने के कारण जो भी जमीन सीमांत रूप से पड़ी थी उसका भी उपयोग करना प्रारंभ कर दिया। दूसरा कारण क्या लिखा? अर्थव्यवस्था की संरचना में भी परिवर्तन हो रहा है। पहले लोग प्राथमिक क्रियाकलाप कर रहे थे, फिर द्वितीय करने लगे, फिर तृतीय करने लगे। इस वजह से अर्थव्यवस्था की जो संरचना है वो भी क्या हो रही है? परिवर्तित हो रही है। जैसे द्वितीय के तृतीय क्रियाकलापों की तरफ लोग अधिक बढ़ रहे हैं। इस वजह से गैर कृषि कार्यों से संबंधित कार्य भूमि है वो अधिक प्रयुक्त हो रही है, कृषि कार्यों वाली भूमि है उसमें कमी हो रही है। और तीसरा कारण है समय के साथ कृषि कार्यों को क्रियाकलापों का अर्थव्यवस्था में योगदान है वो कम होता जा रहा है इस वजह से। आगे है बंजर एवं बंजर भूमि तथा कृषि योग्य वर्ग भूमि में अंतर बताना है। बंजर भूमि वो होती है जो पथरीली, रेतीली, मैदानी, पहाड़ी भूभाग जहां पर वायु अपर्दन या जल के माध्यम से अपर्दन से बेकार हो चुकी जमीन है, जिससे प्रचलित प्रौद्योगिकी की मदद से कृषि योग्य नहीं बनाया जा सकता, वो बंजर भूमि कहलाती है। फिर न्यूल बोया गया क्षेत्र या सकल बोया गया क्षेत्र में अंतर बताइए। यहाँ ये क्वेश्चन आ गया, मैंने बताया था ना क्या है, अब इसको समझ लेना। और इसको ये क्वेश्चन आएगा नहीं आए बोर्ड में, लेकिन आपके लिए क्या है, आगे आने वाले समय में आपके काम आए, इसलिए आपके इम्पोर्टेंट। एक तो क्या है, सकल बोया गया क्षेत्र, दूसरा नहीं न्यूल बोया गया क्षेत्र, और दूसरा है सकल बोया गया क्षेत्र। पहली लाइन पढ़ते हैं। वो भूमि जिस पर सिर्फ एक बार फसलें उगाई और काटी जाती है न्यूल बोया गया क्षेत्र। मैं उदाहरण देके बता रहा हूँ। ये एक किसान है, उस किसान के पास में इतनी जमीन है, इतनी जमीन है जिसके अंदर एक बार उसने फसल लगा दी है। ये 1 हेक्टर जमीन है, ठीक है, मान लेता हूं मैं 1 हेक्टर जमीन है। और यदि उसने एक बार बो दी तब ये क्या क्या कहलाती है? न्यूल बोया गया क्षेत्र। एक बार में तो क्या कहलाइए इसको? न्यूल बोया गया क्षेत्र। कितनी बार बोया इसको? एक बार, तब तो इसको बोला जाएगा न्यूल। अब इसी जमीन को
खरीफ की ऋतु के समय बोने के बाद में फिर वापस किसान क्या करता है, दूसरे टाइम में फिर से वापस इसके अंदर कृषि कर देता है और इस बार और किसी की फसल लगा देता है। दो बार हो गई। और तीसरा समय आया जब जायद ऋतु के समय, तब उन्होंने फिर से वापस से इसके अंदर कृषि कर दी। अब कुल मिलाकर के कितनी बार बोया इसको, 3 बार। तो ये क्या कहलाई, सकल बोया गया क्षेत्र। 3 बार की गिनती की गई है, तीनों बार या दोनों बार की गिनती की गई है एक कृषि वर्ष में, तो क्या हो जाएगी, सकल बोया गया क्षेत्र। यदि एक कृषि वर्ष में एक ही बार बोया गई है तो कितनी आती है, न्यूल बोया गया क्षेत्र। अब आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, वह भूमि जिस पर सिर्फ एक बार फसल उगाई जाती है या काटी जाती है उसको न्यूल बोया गया क्षेत्र कहते हैं, जबकि वह कृषि भूमि जिसमें फसलों के अंतर्गत बोया गया क्षेत्र कुल सकल बोया गया क्षेत्र कहलाता है। वह जमीन जिसके अंदर विभिन्न फसलों की, जैसे खरीफ की होगी, रबी की होगी, जायद की होगी, एक कृषि वर्ष में 3 बार बो दी। हाँ भाई, तो वापस से कंटिन्यू करते हैं अपन, कॉल आ गया बीच में। हाँ, भारत जैसे देश में गहन कृषि नीति अपनाने की आवश्यकता क्यों है। गहन कृषि नीति यानी कि साल में 2 या 3 बार फसलें बोने के लिए ऐसे अपनाने की आवश्यकता क्यों है। उसका कारण क्या है कि भारत के अंदर एक तो जनसंख्या अधिक है, तो उनके लिए खाद्यान्नों की भी आवश्यकता अधिक, इस वजह से भी। और दूसरा कारण है कि बेरोजगारी की भी समस्या भी अधिक है, उस बेरोजगारी को कम करने के लिए भी भारत के अंदर गहन कृषि की आवश्यकता है, वो पड़ती है। फिर भारत में हरित क्रांति में कौन कौन सी उपलब्धियां प्राप्त की, तो इसके अंदर आता है कृषि, रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशकों का उपयोग शुरू हुआ, सिंचाई सुविधाओं में सुधार एवं विस्तार किया गया, मेक्सिको से गेहूं, फिलिपिस्तान से चावल की किस्म है वो लेके आए थे। याद रखना, ये मेक्सिको से किसके लेके आए, चावल की, मेक्सिको से चावल की किस्म लेके आए थे। और फिलिपिस्तान से, हो गलत हो गया, मेक्सिको से गेहूं की, मेक्सिको से गेहूं की, फिलिपिस्तान से चावल की किस्में लेके आए थे। कृषि आधारित उद्योग एवं छोटे पैमाने के उद्योगों को प्रोत्साहन मिला है, ये हरित क्रांति के उपलब्धियां हैं। उसके अलावा प्रतिभूमि किसे कहते हैं, भूमि को प्रति क्यों छोड़ा जाता है, तो प्रतिभूमि उसे कहते हैं, प्रतिभूमि निरंतर फसल उत्पादित करने से भूमि की उर्वरता शक्ति भी कम हो जाती है, इसलिए भूमि को कुछ समय के लिए छोड़ करके कृषि की जाती है। ऐसी भूमि को क्या बोलते हैं, कृषि भूमि कहते हैं। कृषि भूमि को प्रति छोड़ने का कारण क्या है, इसलिए छोड़ा जाता है क्योंकि वो अपनी खोई हुई उर्वरता को वापस प्राप्त कर दे कुछ समय के लिए, इसलिए छोड़ देते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सरकार ने खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए कौन कौन से प्रयास अपनाए थे, तो जो व्यापारिक फसलें उत्पादित की जा रही थी पहले के समय में, उन व्यापारिक फसलों के स्थान पर खाद्यान्नों का उत्पादन को बढ़ाया गया, गहन कृषि को बढ़ाया गया, जो कृषि योग्य बंजर भूमि थी उसको तथा प्रति भूमि थी उसको बदल करके किसमें न्यूल बोया गया क्षेत्र में परिवर्तित किया गया था। भारत में न्यूल बोए गए क्षेत्र किस प्रकार वृद्धि की जा सकती है, भारत के न्यूल बोए गए क्षेत्र में वृद्धि करनी है तो किस प्रकार की जा सकती है, तो भूमि बचत प्रौद्योगिकी के माध्यम से इसको बढ़ाया जा सकता है। ये एक तो दो, प्रति इकाई भूमि में फसल विशेष की उत्पादकता बढ़ाने में, दूसरा एक कृषि वर्ष में गहन भूमि का उपयोग करके भी इसको बढ़ा सकते हैं। अब ये पहले मैंने बताया था, ये वाला क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रक्षित सिंचाई कृषि या उत्पादक सिंचाई कृषि। रक्षित सिंचाई कृषि के अंदर तो क्या होगा, कृषि के अंदर सिंचाई तभी की जाएगी जब फसलें नष्ट होने की डर हो, तो उसकी रक्षा करने के लिए जो सिंचाई की जाएगी वो रक्षित सिंचाई कृषि। उत्पादक बढ़ाने के लिए की जाएगी वो उत्पादक सिंचाई कृषि होगी। ये उदाहरण मैंने लिख दिया वापस। सिंचित कृषि वो कृषि जिसके दो प्रकारों में बांटा गया है, एक रक्षित कृषि, एक सिंचित कृषि। रक्षित सिंचाई के मुख्य उद्देश्य आर्द्रता की कमी के कारण फसलों को नष्ट होने से बचाना है। इसका अभिप्राय है कि वर्षा के अतिरिक्त जल की कमी को सिंचाई के द्वारा पूर्ति करना है। जबकि उत्पादक सिंचाई करने में क्या होता है, उत्पादक सिंचाई कृषि का उद्देश्य फसलों को पर्याप्त पानी उपलब्ध करवाना, अधिकतम उत्पादकता प्राप्त करना होता है। फिर आते हैं वर्षा निर्भर के ऊपर। वर्षा निर्भर कृषि वो भी दो प्रकार की होती है, एक शुष्क भूमि कृषि होती है जिसको 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है। दूसरी होती है आर्द्र भूमि कृषि जिसमें फसलों में वर्षा की आवश्यकता है वो अधिक होती है।
फिर भारत में भू उपयोग के किन संवर्गों में वृद्धि हुई है, वृद्धि के कारणों को विवेचना कीजिए। अब ये वृद्धि वाले भी चार है, कमी वाले भी चार है, ऐसा क्वेश्चन भी आने की संभावना बहुत अधिक है। कौन सा क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन के आने की संभावना, मैंने मार्क करके रख दिया। हाँ ये रहा। हाँ क्या लिखा, इन क्वेश्चनों के आने की संभावना है वो अधिक। इसकी जगह, वर्दी की जगह यहाँ ये भी पूछ सकता है, कमी वाले भी पूछ सकता है। कमी, तो वर्दी और कमी वाले दोनों याद रखने, चार ही वर्दी वाले, चार ही कमी वाले, कौन कौन से हैं बताना। अब जो सबसे पहले तो यहाँ पढ़ते हैं यहाँ पर, भू उपयोग परिवर्तन है जिसमें तीन संवर्गों में वृद्धि और चार संवर्गों में गिरावट दर्ज की गई। तीन कौन से में, एक वन क्षेत्र 17% बढ़कर के 23.3% हो गया। कैसे बढ़ा था भाई, इसका कारण यह था कि पहले जो सीमांकन नहीं हुआ था वनों का, उसके बाद में सीमांकन कर दिया गया था, इस वजह से 23.3 बढ़ गया। फिर एक गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि वो बढ़ गई, उसका कारण है कि अर्थव्यवस्था के जो अर्थव्यवस्था का आकार है वो परिवर्तित हो रहा है और संरचना भी बदल रही है। लोग प्राथमिक द्वितीय क्रियाकलाप से किस तरफ बढ़ रहे हैं, द्वितीय और तृतीय क्रियाकलाप की ओर बढ़ रहे हैं, जो 3.2% से बढ़कर के 8.7% हो गया। फिर वर्तमान प्रतिभूमि जो 3.7% से अब लेकर हो गई है 4.9%। और चौथा है वो है न्यूल बोया गया क्षेत्र, जो पहले था 41.7 से बढ़कर के अब 45.5% हो गया। वृद्धि के कारण क्या, सुन लो। एक गैर कृषि कार्यों में के प्रयुक्त क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की निर्भरता औद्योगिक सेवा सेक्टरों में उत्तरोत्तर बढ़ रहा है, साथ ही ग्रामीण या नगरीय बस्तियों के अंतर्गत क्षेत्रफल भी बढ़ा रहा है। भाई गैर कृषि कार्यों के स्थान पर मतलब कृषि कार्य अधिक किए जा रहे हैं, इस वजह से भी ये बढ़ी हुई है। फिर उसके बाद में वन क्षेत्रों में वृद्धि का कारण ये है कि वनों का सीमांकन के कारण हुई है, जब न कि वास्तविक वन आंशिक प्रदेश में वृद्धि हुई है। वास्तविक रूप से वनों की वृद्धि नहीं हुई है, वनों का सीमांकन किया गया है। ठीक है। फिर उसके बाद में है, और वर्तमान प्रतिभूमि बढ़ने का कारण है कि वर्षा की अनियमितता और फसल चक्र अपनाने के कारण इसकी वृद्धि हुई है। और कृषि हेतु व्यर्थ भूमि के उपयोग के कारण न्यूल बोए गए क्षेत्र में वृद्धि हुई है। कृषि हेतु, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि थी, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि थी, उसको कम कर दिया, उसके ऊपर फसलें उगाने लग गए, इस वजह से न्यूल बोए गए क्षेत्र में वृद्धि हुई है। गिरावट दर्ज करने वाले संवर्ग, अब गिरावट वाले कौन कौन से, एक तो है बंजर एवं व्यर्थ भूमि, दूसरे है कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। अब ये तो किसमें चला गया, न्यूल बोए गए क्षेत्र में। बंजर एवं व्यर्थ भूमि के ऊपर जो गैर कृषि कार्य में प्रयुक्त भूमि के रूप में काम करने शुरू कर दिया। चारागांव फसल वर्षों के अंतर्गत चारा का जो फसल थी उसको भी कम कर दिया। फिर उसके बाद वर्तमान प्रतिभूमि की अतिरिक्त प्रतिभूमि थी, इसके कमी के कारण क्या था, समय पर कृषि गैर कृषि कार्यों में भूमि के दबाव बढ़ा जैसे जैसे इसके अनुसार हो सकता। न्यूल बोए गए क्षेत्र में कमी आने के कारण गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि की वृद्धि होना है। चारा का भूमि के अनुपात में कमी आने के कारण कृषि भूमि पर जनसंख्या का दबाव बढ़ना है। इन दोनों को प्रश्नों को याद रख लेना आप। फिर भारत में उत्पादित तिलहन फसलों का वर्णन कीजिए। भारत में उत्पादित की जाने वाली तिलहन फसलें कौन कौन सी है, इसके अंदर पहले ही मूंगफली लिखा हुआ है, 19.5% उत्पादन करता है। कौन कौन से राज्य करते हैं, गुजरात है, राजस्थान है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उसके अग्रणी उत्पादक राज्य है। फिर उसके बाद में सरसों आता है। सरसों और तोरिया में बहुत सी तिलहन सम्मिलित है, जैसे राई, सरसों, तोरिया, तारामीरा, ये सारे के सारे ये उपोष्ण कटिबंधीय फसलें हैं जो भारत के मध्य एवं उत्तरी पूर्वी भाग में रबी की ऋतु के समय बोई जाती है। फिर सोयाबीन है, सूरजमुखी। अब इसके ज्यादा बहुत सारे ज्यादा प्रतिशत याद रखने की जरूरत नहीं है, एक मुख्य मुख्य कुछ जो है फसलें उनके प्रतिशत याद रखना ना, बाकी सबके याद रखने की जरूरी नहीं है। सोयाबीन अधिकतर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में बोया जाता है। दोनों राज्य मिलकर देश का लगभग 90% सोयाबीन पैदा करते हैं। कौन कौन से राज्य, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। सूरजमुखी की फसल का संकेंद्रण कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इससे जुड़े हुए महाराष्ट्र के भागों में भी होता है। अब ये वाला इंपोर्टेंट कर लो, 10 बार इंपोर्टेंट कर लो, इंपोर्टेंट भी करना है साथ में। वेरी 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 आई क्या क्वेश्चन है, भारतीय कृषि की 4 समस्याएं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद कर लेना, 100% याद कर लेना। ठीक है।
करते हैं अपन इसको। अनियमित मानसून पर निर्भरता। भारत के अंदर मानसून के ऊपर निर्भरता अधिक है और मानसून अनियमित रहता है, इस वजह से भारत के अंदर कृषि की समस्या आती है, छोटे किसान है उसके ऊपर समस्या। दूसरा क्या है, छोटे खेत है विखंडित जो भी, ये भी क्या है, खेतों का जो भूमि का सुधार, भूमि सुधार है उसकी कमी है। तो खेतों, किसी के पास में छोटे खेत है, किसी के पास में जमीन खूब पड़ी है, तो ये भूमि सुधारों की कमी है। फिर उसके बाद में कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण, कृषि योग्य भूमि है वो भी निम्नीकरण हो गई है, क्योंकि लगातार खाद्यान्न फसलों की मांग बढ़ रही है। खाद्यान्न फसलों की मांग बढ़ने के कारण लोग है उसके ऊपर कृषि करने से वो बंजर हो सकती है, या लवणता की हो सकती है, या फिर मृदा के अंदर क्षारीयता हो गई है। और एक ऋणग्रस्तता, भारत जो कृषि के अंदर अत्यधिक लागत के कारण किसानों के ऊपर ऋणग्रस्तता की समस्या बढ़ गई है। तो ये वाला क्वेश्चन आप याद रखना। मेरे भारत का किसान पोर्टल क्या है? किसान पोर्टल क्या है? ये किसानों के कृषि संबंधी जानकारी प्रदान करने का एक मंच है, जिसके माध्यम से किसानों को बीज, कीटनाशक, फसल बीमा, फसलों का बाजार मूल्य आदि की जानकारी प्रदान करता है। फिर सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन नमसा पर टिप्पणी लिख रहे हैं। नमसा पर टिप्पणी ये है, क्या है, या फिर सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन के उद्देश्य बताइए। जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली 2 योजनाएं बतानी है। क्या है भाई, कौन कौन सी योजना? एक तो पहले नमसा है। नमसा क्या बोल रही है कि इस मिशन का उद्देश्य कृषि के अधिक विशिष्ट, स्थायी एवं जलवायु अनुकूल बनाना है। दूसरी, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना है। परंपरागत कृषि विकास योजना तथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाता है। ये दोनों याद रखना है, इसके दोनों के फुल फॉर्म याद रखना, PKVY और दूसरा है PKVY। तो एक तो है परंपरागत कृषि विकास योजना, दूसरी है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। फिर प्रतिभूमि क्या है? प्रतिभूमि की अवधि को किस तरह से कम किया जा सकता है? प्रतिभूमि एक लंबे समय तक फसल जिसकी कृषि नहीं की जाती वो प्रतिभूमि होती है, और उसको वापस, इसकी अवधि को कम करने के लिए क्या है, उपजाऊ शक्ति है उसको ध्यान में रखना चाहिए, प्राकृतिक उर्वरकता बनाए रखनी चाहिए, जिससे इसकी जो समय है वो कम हो जाए। चौथा पार्ट आ गए यहाँ पर, अध्याय 4, जल संसाधन। इसके बारे में देख लेते हैं, अभी समय कितना हुआ है।